सब ब्लर लग रहा है कैमरे पे। देखिए, तो कल की क्लास मैंने छोड़ी थी और प्लस एक बात बोलती हूँ मैं, कुछ जो आप पढ़ रहे हैं साथ में पेन कॉपी लेकर बैठा कीजिए। मैंने नर्वस सिस्टम के नोट्स अपलोड करवा दिए हैं। और दूसरी बात, खुद से नोट्स खुद भी बनाओ ताकि ये टर्म याद हो जाएं। खुद से अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाए करें। चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, कल मैंने आपको ब्रेन स्टार्ट करवाया था और मैंने कहा था आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आपने देखा लास्ट ईयर के एग्जाम्स उठाकर लास्ट ईयर के जो पेपर हैं उठाकर देखे आपने कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैम पढ़ा रही है इस टाइप के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपको देखना था। हाँ चलो अब स्टार्ट करें। तो कल मैंने आपको बताया कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अगेन 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रम। और हाइंड ब्रेन के अगेन 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? तो पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड सेरेबेलम। मैंने सेरेबेलम के फंक्शंस पढ़ा दिए थे और एग्जाम में क्वेश्चन आता है ज्यादा एल्कोहल कंजप्शन के बाद कौन सा ब्रेन का पार्ट इफेक्ट हो जाता है। तो आपको आंसर क्या देना है? सेरेबेलम। और सेरेबेलम के तीनों फंक्शन आई थिंक आपको याद हो गए होंगे। देन उसके बाद में कौन से पे आई थी? मेडुला ओब्लोंगाटा। मेडुला ओब्लोंगाटा का काम क्या होता है मैम? जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उनको रेगुलेट करना। अब बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होती है? जो हमारी ह्यूमन बॉडी में रिएक्शंस होती हैं वो बता चुकी हूं आपको। यहां से सबसे अच्छा पॉइंट याद रखना है, हिचकी आना, छींक आना, ब्रेन का कौन सा पार्ट उसको कंट्रोल करता है? तो कौन सा पार्ट? मेडुला ओब्लोंगाटा। अब थर्ड पार्ट आपको, हाँ ब्लर हो रहा है वीडियो, मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा। देखिए यहां से मुझे लगा 1-2 बार कैमरा में ब्लर हो रहा है, बच्चा बोल रहा है तो हो रहा होगा। हाँ चलो देखो, थर्ड वाला पार्ट आपको पढ़ना है हाइंड ब्रेन में। तीसरा जो पार्ट है उसको पढ़ना है पोन्स। पोन्स सेम नाम हिंदी में कोई अलग नाम होगा वो अपने आप बता दूंगी, पोन्स। अब बात आती कि पोन्स का काम क्या होता है। पोन्स का काम क्या? मिड ब्रेन अभी बताएंगे, मिड ब्रेन पे आए नहीं है ना, अभी आएंगे। देखो पोन्स का काम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पोन्स के 2 काम होते हैं। पहला काम क्या होता है? पोन्स जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। पोन्स का काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करना, श्वसन तंत्र को कंट्रोल करना। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हमारा कौन सा ब्रेन है जो श्वसन तंत्र को नियंत्रण करके रखता है। मतलब क्या हो गया? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, श्वसन वाले अंग। जैसे आपने सांस कहां से लिया? नोज से। नोज के बाद कहां गया? विंड पाइप में। उसके बाद कहां गया? लंग्स में। तो इन 3 ऑर्गन को कौन कंट्रोल करता है? पोन्स। पोन्स का काम होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करना। कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करेगा, कैसे उसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होगा, वो सारे सिग्नल पोन्स किसको देता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन को देता है। एक तो ये हो गया। दूसरा देखो, जो पोन्स है वो आपका स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या होता है मैं कल बता के गई हूं, जिसको हिंदी में कहा जाता है मेरू रज्जु। स्पाइनल कोड को हाइपोथैलेमस ब्रेन तक जोड़ता है। पोन्स जो होता है वो क्या करता है? स्पाइनल कोड से सिग्नल या मैसेज किस ब्रेन तक ट्रांसफर करता है? हाइपोथैलेमस ब्रेन तक ट्रांसफर करता है। कैसे मैम? हमें समझ में नहीं आया तो देखो समझो। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि ये आपका ब्रेन, और ब्रेन से जो मोटी नस जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और इस स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड क्या लगी हुई होती है? बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम्स लगी हुई होती है। ठीक है, किसी दिन आपको इन बैकबोन में दर्द हुआ या आपकी स्पाइनल कॉर्ड में कोई दर्द हुआ, किसी भी टाइप का आपका दर्द हुआ, तो जो वो दर्द होता है, जो आपको पेन होता है, वो पेन कौन सा ब्रेन फील करवाता है? हाइपोथैलेमस। हमेशा याद रखना है आपको कि इंटरनली अगर आपके किसी भी ऑर्गन में दर्द हुआ है, जैसे आपके हार्ट में कोई दर्द हुआ या मसल्स में दर्द हुआ या आपके फेफड़ों में दर्द हुआ, आपकी कोई हड्डी में दर्द हुआ, कोई मसल में दर्द हुआ, तो वो दर्द जो होता है वो दर्द आपको फील कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस। तो किसी दिन आपकी स्पाइनल कॉर्ड में या आपकी बैकबोन में, वर्टिब्रल कॉलम में कहीं ना कहीं कुछ दर्द वर्द, कुछ कोई चोट वोट लग गई, कुछ भी आपको दर्द होने लग गया, तो इस दर्द वाले सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड से हाइपोथैलेमस तक कौन ट्रांसफर करता है? पोन्स ट्रांसफर करता है। आपको नहीं याद हो रहा है, आप बस ऐसे याद कर लो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्पाइनल कॉर्ड को हाइपोथैलेमस ब्रेन तक जोड़ने वाले ब्रेन के पार्ट का नाम बताओ, ब्रेन के पार्ट का नाम बताओ। तो आपको क्या बोलना है? पोन्स। इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है, यहाँ के सिग्नल यहाँ तक ट्रांसफर करता है और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये आपके तीनों पार्ट हो गए। पोन्स के सिर्फ ये 2 ही काम होते हैं। इसका मतलब मैम हमारा जो हाइंड ब्रेन है
जो हमारा हिंड ब्रेन है वो पूरा कंप्लीट हो गया। उसके 3 पार्ट बताए थे मैम आपने, पहला सेरेबेलम तो आपने फंक्शन कल पढ़ा दिया था, दूसरा मेडुला ओब्लोंगाटा वो भी पढ़ा दिया है, और तीसरा पोन्स तो वो भी पढ़ा दिया है। अब आता है आपका मिड ब्रेन। अब आइए मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन जो सबसे छोटा ब्रेन होता है, मिड ब्रेन का क्या काम होता है? तो मैंने यहां पे लिखा मिड ब्रेन, हिंदी में बोलेंगे मध्य मस्तिष्क, बीच वाला दिमाग, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, देखो मिड ब्रेन का काम क्या होता है। हाँ, फोर ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, तो वहां तक सिग्नल लेकर जाता है, वहां तक सिग्नल लेकर जाता है। ठीक है, देखो मिड ब्रेन का काम क्या होता है। देखो हमारे बॉडी में कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं, तो आपने स्कूल में पढ़ा था इन ह्यूमन बॉडी 5 टाइप्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स आर फाउंड। सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं? वो ऑर्गन जो किसी भी चीज का सेंस दे। कितने होते हैं? तो 5 होते हैं, जो किसी भी चीज का सेंस दे, देखने का, सुनने का, टेस्ट का, स्मेल का, ये सारे सेंसरी ऑर्गन। कौन कौन से होते हैं मैम? नंबर 1 होता है मैम आई। आई किसका? देखने का सेंस देती है। नंबर 2 इज ईयर, कान किसका? सुनने का। नंबर 3 इज टंग, जीभ, जीभ किसका टेस्ट देती है? टेस्ट का, मतलब कैसा टेस्ट है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ऐसा आगे पढ़ोगे भी आप, है ना। नेक्स्ट हो गया नोज, नोज नाक, नाक किसका? स्मेल का, कैसी स्मेल है, अच्छी है, बुरी है। और 5वां होता है आपका स्किन, स्किन त्वचा। और स्किन किसका? तो मैम गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, या फिर कोई टच फील करवाना, या एक्सटर्नली कोई आपको दर्द हो रहा है तो उसको फील करवाना। ये 5 हमारे बॉडी में सेंसरी ऑर्गन होते हैं। बट मिड ब्रेन का काम क्या होता है? मिड ब्रेन इन 2 ऑर्गन को कंट्रोल करता है। हमारी जो आंख और हमारे जो कान के सेंसर्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो हमेशा किसके पास मैसेज ट्रांसफर करते हैं? मिड ब्रेन के पास ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है? आप काम पूछे, काम पूछ के, तो आंख का क्या काम है? देखने वाला, विजुअल पावर, क्या दिखेगा, कितने डिस्टेंस के साथ दिखेगा, दिखने में कैसा लग रहा है, आंख की जो सेल्स है उनको कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। और ईयर का काम क्या हो गया? सुनने की क्षमता, सुनने वाली, कितने डिस्टेंस के साथ क्या आवाज सुनेगी, कैसी आवाज सुन रही है, सब कुछ। नहीं, वीडियो एकदम सही चल रहा है विकास कुमार जी, यहां से वीडियो एकदम करेक्ट है, मैं देख पा रही हूं। जैसा आप शायद आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा वीक हो सकता है सर, है ना। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मिड ब्रेन कौन से 2 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। तो कौन से 2 सेंसरी ऑर्गन है? आई एंड ईयर। और काम पूछे, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, विजुअल पावर एंड हियरिंग पावर। हो गया क्लियर? तो मिड ब्रेन का यही काम होता है। बस आंख और कान के जो हमेशा आपके न्यूरॉन्स होते हैं वो कहाँ ट्रांसफर होते हैं? वो हमेशा मिड ब्रेन के पास ट्रांसफर होते हैं। अब आओ नेक्स्ट फोर ब्रेन पे। फोर ब्रेन के कितने पार्ट बताए मैंने? फोर ब्रेन के मैम आपने 3 पार्ट बताए, जिसमें से सबसे पहला कौन सा है? थैलेमस। सबसे पहला कौन सा हो गया? थैलेमस। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि थैलेमस का काम बताओ। तो देखो इन 2 को किसने कंट्रोल किया? मिड ब्रेन ने। कितने बचे सेंसरी ऑर्गन? 3। कौन कौन सा? मैम टंग, मैम नोज, मैम स्किन। तो इन 3 को कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस। कैसे कंट्रोल करेगा? जो टंग की सेंसेस है, टंग की जो आपको, टंग का जो काम है कि कैसा टेस्ट लग रहा है, क्या लग रहा है, तो वो टंग के जो न्यूरॉन्स हैं वो किसके पास आएंगे? थैलेमस के पास आएंगे। और थैलेमस आपको फील करवाएगा कि कैसा टेस्ट है, अच्छा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है। ठीक है, उसके बाद थैलेमस क्या फील करवाएगा? कैसी स्मेल है। नोज का काम क्या होता है? स्मेल। तो कैसी स्मेल है, ठीक है। उसके बाद स्किन, कि कैसा आपको सर्दी लग रही है, आपको गर्मी लग रही है, या कोई एक्सटर्नली आपको कोई पेन हो रहा है, तो उसको फील कौन करवाता है? थैलेमस। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि आई और ईयर सेंसरी ऑर्गन को कौन सा ब्रेन कंट्रोल करता है? आपको आंसर क्या देना है? मिड ब्रेन। और टंग, नोज, स्किन को कौन कंट्रोल करता है? आपको आंसर क्या देना है? थैलेमस। बस ये याद रखना है, थैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट होता है। तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन कौन सा है? ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन कौन सा है? तो इनमें से बड़ा कौन सा होना चाहिए? मैम स्किन सबसे बड़ा होता है, तो स्किन क्या हो गया? लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन हो गया। क्लियर है? बता देंगे? जी मैम बिल्कुल बता देंगे। अब कौन सा आता है? नेक्स्ट आपका ब्रेन आता है हाइपोथैलेमस। यहां से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, हाइपोथैलेमस ब्रेन। हाइपोथैलेमस, यहां से भी 2-3 अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं यहां से। हाइपोथैलेमस ब्रेन क्वेश्चन आएगा, हाइपोथैलेमस का काम क्या है? ध्यान से सुनिएगा। यहां से
मिड ब्रेन में पार्ट नहीं होता है मोतरिफ तारिफ जी, पार्ट नहीं होता है, उसके लोब होती हैं, 2 लोब होती है, पार्ट नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो एक लोब जो होती है वो आई वाले सेंसर्स के पास लेकर जाती है, एक लोब होती है वो आपकी कान वाले न्यूरॉन्स के पास जाती है सिग्नल, ठीक है। देखो हाइपोथैलेमस का ध्यान से सुनना है आपको, इस हाइपोथैलेमस का एज ए ब्रेन क्या काम होता है। एज ए ब्रेन मतलब पार्ट, ब्रेन का पार्ट है तो ये ब्रेन ही हो गया। फिर बताऊंगी कि मैंने क्यों लिखा है यहाँ एज ए ब्रेन, इसके पीछे भी मैंने कुछ लिखने का रीजन है। देखो इसका क्या क्या काम होता है। सबसे पहला, आपको भूख लग रही है तो आपको वो फील कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस। दूसरा, आपको प्यास लग रही है तो वो प्यास कौन फील करवाता है, हाइपोथैलेमस। थर्ड, आपके इमोशंस कैसे हैं, कैसे इमोशंस हो रहे हैं, किसके लिए, वो भी कौन फील करवाता है, हाइपोथैलेमस। 4 नंबर पे फीलिंग्स, किसके लिए कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, कैसी भावनाएं हैं, किसके लिए, ये भी आपको हाइपोथैलेमस फील करवाएगा। कहीं ना कहीं आपके बॉडी में इंटरनली दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, वो भी कौन फील करवाएगा, हाइपोथैलेमस। उसके बाद आपका स्माइल करने का मूड है, कौन फील करवाएगा, हाइपोथैलेमस। आपका मूड, आप मूड भी यही डिसाइड करता है कैसा मूड है। उसके बाद आपका हॉबीज क्या है, हॉबीज क्या है, वो भी हाइपोथैलेमस बताएगा। किसके लिए कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, फीलिंग्स तो मैंने खाली लिख दिया, तो आप लिख सकते हैं लव हेट वाली, लव वाली फीलिंग्स है, किसी के लिए अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं तो वो यही फील करवाएगा। किसी के लिए गंदी फीलिंग आ रही है, गंदी का मतलब नफरत वाली, हेट वाली, तो वो भी फील करवाएगा। आपको नींद आ रही है तो यही फील करवाएगा कि आपको नींद आ रही है। आपका स्विमिंग करने का मन कर रहा है तो वो भी यही फील करवाएगा। आपका डांस करने का मन हो रहा है तो वो भी यही फील करवाएगा। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया मैम सारी हॉबीज, सारे इंटरेस्ट और सारे के सारा मूड, वो सारी फीलिंग्स इमोशंस किसके पास होते हैं, हाइपोथैलेमस के पास होते हैं, हाइपोथैलेमस के पास होते हैं। हो गया। हाँ, सेम क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, मैं बिल्कुल बता रही हूँ आपको महेंद्र जी, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपने बोला मैम सेम क्वेश्चन आते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो हमारा जो हार्ट होता है, बोलते हैं ना मेरा दिल तोड़ दिया, दिल नहीं टूटता है। हमारे हार्ट का, हमारे दिल का एक ही काम होता है, ब्लड को पंप करके फेफड़ों के पास ट्रांसफर करना, ब्लड को पंप करके लंग्स के पास ट्रांसफर करना। हार्ट का एक ही काम है ब्लड की पंपिंग करना, या हार्ट बीट बनाना, या हार्ट की साउंड बनाना। उसके अलावा हार्ट में ना फीलिंग्स होती है, ना इमोशंस होते हैं, कुछ नहीं होता है हार्ट के अंदर। सारा का सारा कहाँ पे होता है, ब्रेन में। और ब्रेन में किसके पास आता है, हाँ पेंटिंग, प्लेइंग, सब कुछ यही होता है, बिल्कुल हॉबीज में सारी यही आएंगी, हाँ पंडित जी यही आएंगी, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के पास ही होते हैं इमोशंस, फीलिंग्स, किसके लिए कैसी फीलिंग्स है, अच्छी वाली है, बुरी वाली है। आपको गुस्सा आ रहा है, आप गुस्सा भी लिख सकते हैं यहाँ पर। वैसे तो मैंने मूड में सारा कुछ लिख दिया है। आपको गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा भी कौन फील करवाता है आपको, हाइपोथैलेमस फील करवाता है। तो दिल नहीं टूटता है, बोलते हैं ना मेरा दिल तोड़ दिया, दिल में तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है, कोई इमोशंस ही नहीं, दिल कैसे टूट जाएगा। आपको क्या बोलना है, मेरा हाइपोथैलेमस तोड़ दिया, है ना। दिल का एक ही काम होता है, वो क्या काम होता है कि ब्लड को पंप करके लंग्स के पास ट्रांसफर करना। ये सारी फीलिंग्स कहाँ होती हैं, तो हाइपोथैलेमस। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भूख का लगना, प्यास का लगना, ब्रेन का कौन सा पार्ट फील करवाता है। आपको आंसर क्या देना है, हाइपोथैलेमस ब्रेन फील करवाता है, हाइपोथैलेमस भाग। या कभी कभी होता है कि जो आपके इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं वो ब्रेन का कौन सा पार्ट फील करवाता है, हाइपोथैलेमस ब्रेन फील करवाता है। क्लियर है। आप ध्यान से सुनो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट देखो, ध्यान से सुनिएगा, ये तो एज ए ब्रेन काम हो गया। अब आपने एक टर्म सुना होगा ग्लैंड्स, बिल्कुल सुना होगा कभी ना कभी, हिंदी में बोलते हैं ग्रंथियां। सुना है किसी ने, जैसे आपने ल्यूसेंट बुक में पढ़ा होगा बहुत बार, या लास्ट ईयर के जब आप एग्जाम के क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे तो आपने हाँ, तो आप वहां पर देखेंगे लिखा हुआ होता है लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। यकृत को मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब मैम ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ग्रंथि, इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रंथि। अब ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन जो कोई केमिकल चीज बनाते हैं, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो कोई रासायनिक पदार्थ सिक्रीट करते हैं,
वो रासायनिक पदार्थ या तो हो सकता है जूस, या हो सकता है एंजाइम, और या हो सकता है हार्मोन। ठीक है, ये केमिकल फॉर्म में होते हैं। तो मैम कोई भी एक ऐसा ऑर्गन, कोई भी एक ऐसा अंग जो हमारे बॉडी में जूस, एंजाइम या हार्मोन बनाए, उसको ऑर्गन नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लैंड या ग्रंथियां बोलेंगे, उसको ग्रंथियां बोलेंगे। अब ध्यान से सुनना, जूस और एंजाइम जो ग्लैंड बनाती हैं, आराम से सुनिएगा ये चीज, बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे यहाँ से। ऐसी ग्रंथियां या ऐसे ऑर्गन जो जूस या एंजाइम बनाते हैं, उनको साइंस में कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। उनको साइंस में कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और हिंदी में कहा जाता है बहिस्रावी ग्रंथि। आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे भी, बहिस्रावी ग्रंथि। ऐसा ऑर्गन जो जूस एंजाइम बनाए उसको कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसा ऑर्गन जो हार्मोन बनाए उसको साइंस में कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, और हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। क्लियर है? ग्लैंड किसको बोलेंगे? ऐसा ऑर्गन जो जूस एंजाइम हार्मोन बनाए, उसको ऑर्गन नहीं, उसको ग्लैंड बोलेंगे। लाइक मैम हमारे लीवर से बाइल जूस बनता है, तो लीवर को हम ऑर्गन नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लैंड बोलेंगे, ग्रंथि बोलेंगे। ठीक है, अब ऐसा ऑर्गन जो जूस एंजाइम बनाए उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, और जो हार्मोन बनाए उसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अब जो तीनों चीज बना दे, मतलब जो एज ए एक्सोक्राइन और एज ए एंडोक्राइन दोनों की तरह काम कर दे, तो उस ग्लैंड को नाम दिया जाता है मिक्स्ड ग्लैंड, उस ग्लैंड को नाम दिया जाता है मिश्रित ग्रंथि। अब मैम आप हमें पर यहाँ ब्रेन में ये सब क्यों घुसा रही हो मैम आप? क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए घुसा रही हूँ ये सब कुछ। कितनी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं आपको याद रखना है। इन ह्यूमन बॉडी जो मेन होती हैं वो 6 एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। आपसे पूछे ह्यूमन बॉडी में कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, एंड कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं? 9 नो एंडोक्राइन। और कितनी मिक्स्ड ग्लैंड? 1। कितनी मिक्स्ड ग्लैंड? 1। फिर रिपीट करूं एक बार, ऐसा कोई एक ऑर्गन जो मैम जूस एंजाइम हार्मोन बनाए उसको ऑर्गन नहीं, उसको हम ग्रंथि कहते हैं। जो जूस एंजाइम बनाएगा दैट इज नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जो हार्मोन बनाए दैट इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो तीनों चीज बना दे, मतलब एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह काम कर दे, दैट इज नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड। अब मैम एंडोक्राइन कितनी होती है? 9। और एंडोक्राइन, 9 जो एंडोक्राइन है उसमें से एक नाम होता है हाइपोथैलेमस, एक नाम होता है हाइपोथैलेमस, एक आपने कभी ना कभी बुक्स में पढ़ा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हिंदी में लिखा हुआ मिलता है बहुत बार पीयूष ग्रंथि, बिल्कुल देखा होगा आपने। 9 एंडोक्राइन ग्लैंड में से एक हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन है ये, बट ये क्या बनाता है? हार्मोन बनाता है। और हार्मोन बनाने वाली को क्या बोल दिया हमने? एंडोक्राइन। उसको क्या बोल दिया हमने? एंडोक्राइन। तो मैम 9 में से एक हो गया हाइपोथैलेमस, एक हो गया पिट्यूटरी। कितनी बची बाकी की? 7 बची। अब सुनो ध्यान से, इन 7 एंडोक्राइन ग्लैंड को पिट्यूटरी सिग्नल देता है। इन 7 एंडोक्राइन ग्रंथियों को पिट्यूटरी कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी इन 7 को सिग्नल देगा कि कब कितना हार्मोन बनाना है, कब उसके हार्मोन के सिक्रेशन को बंद करना है। इसीलिए पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बट पिट्यूटरी को सिग्नल कौन देता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को या तो बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर, या आप इसको कह सकते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्रंथि। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी की उस ग्रंथि का या उस पार्ट का नाम बताओ जिसको आप सुपर मास्टर ग्लैंड कह सकते हैं, या आप जिसको मास्टर ऑफ मास्टर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसको सिग्नल देता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है। यही मुझे बताना था, इसलिए मुझे ये चीज बतानी पड़ी। क्लियर है? बता दोगे? हाइपोथैलेमस किसको सिग्नल देता है? पिट्यूटरी को। तो हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर, और पिट्यूटरी किसको देता है? 7 अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। तो पिट्यूटरी इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। क्लियर है? बता देंगे? हाँ जी बिल्कुल बता देंगे। चलो नेक्स्ट देखो, यहां से हाइपोथैलेमस में आपको इतने पॉइंट याद रखने। आज मैंने आपको पढ़ाया एज ए ब्रेन। जब मैं आपको ग्रंथियां करवाऊंगी सारी, तब मैं आपको वहां पढ़ाऊंगी कि
एज ए ग्लैंड कैसे काम करता है आपका हाइपोथैलेमस, कौन सा हार्मोन बनाता है, वो बाद की बात है, वो अभी नहीं। अब आपका कौन सा पार्ट बचा, तो अब मैम हमारा लास्ट ब्रेन का पार्ट बचा है सेरेब्रम। लास्ट कौन सा बचा है, सेरेब्रम। सेरेब्रम, और हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, प्रमस्तिष्क। प्र का मतलब होता है आगे वाला। कौन से ब्रेन का पार्ट है ये मैम, फोर ब्रेन का पार्ट है। कौन से ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन का, ठीक है। इस ब्रेन को कहा जाता है इंटेलिजेंट ब्रेन। इंटेलिजेंट ब्रेन, इस ब्रेन को कहा जाता है बुद्धिमान दिमाग, बुद्धि वाला दिमाग। जो आपकी सारी बुद्धि होती है, जो इंटेलिजेंस होती है, जो विजडम होती है, वो सारी किसके पास होती है, सेरेब्रम। अगर ये नहीं तो आप कुछ भी नहीं, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। तीनों पार्ट में सबसे बड़ा यही होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। आपको याद रखना है कि हमारे दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, सेरेब्रम। नेक्स्ट, इस ब्रेन के पार्ट के अंदर 5 लोब होती है, 5 लोब होती है। अब मैम लोब टर्म का मतलब क्या होता है, आप 2-3 बार बोल चुके हैं लोब क्या होता है। तो देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है पार्ट। पार्ट का मतलब होता है भाग, एक ए पार्ट एक बी पार्ट है। ए को बी से मतलब नहीं है, बी को ए से मतलब नहीं है। ए को काटोगे बी अपना काम करेगा, बी को काटोगे ए अपना काम करेगा, करेक्ट। एक होता है लोब। अब लोब का मतलब होता है 2 अलग अलग पार्ट है, बट इंटरनली वो एक जगह कनेक्टेड है। अगर ए को काटोगे बी अपना, बी भी उसी टाइम पर खराब हो जाएगा। बी को काटोगे ए भी अपना काम करना बंद कर देगा। लोब का मतलब क्या होता है, 2 अलग अलग पार्ट है, सेपरेट पार्ट है, बट एक आपस में कनेक्टेड होते हैं किसी ना किसी, या तो वो अपने केमिकल सिक्रेशन की वजह से, या डक्ट के थ्रू, या सेल्स से, या टिश्यू से आपस में कनेक्ट होते हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर आप एक पार्ट को काटोगे दूसरा पार्ट भी काम करना बंद कर देगा। क्लियर है। तो इसमें 5 लोब होती है। कौन सी कैसे होती है, तो वो सुनो। अब पहली बात तो आपको इन लोब के नाम याद होने चाहिए। इन लोब के नाम याद होने चाहिए। कैसे होती हैं, ऐसे होती है। थोड़ा छोटा बन गया आगे वाला हमसे। 5 लोब होती हैं इस ब्रेन में, और सब लोब अलग अलग काम करती हैं। लोब का मतलब क्या होता है मैम, लोब का मतलब होता है कि अलग अलग पार्ट, बट इंटरनली वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर एक को भी काटा तो बाकी के सारे काम करना बंद कर देंगे। चलो अभी बनाती हूं कैसे। देखो ऐसे होती है इसके अंदर लोब। आपकी तरह इंटेलिजेंट, अरे नहीं तारीफ जी मैं कोई इंटेलिजेंट नहीं हूं। देखिए ये आपके 5 लोब, 1 2 3 4 5, 5 नंबर वाली ऐसे रहती है, थोड़ी बड़ी होती है। सबसे आगे वाली लोब है उसका नाम होता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल, ये नाम हिंदी में सेम, हिंदी में अलग नहीं है। इस लोब का नाम होता है पैरिएटल लोब। पैरिएटल लोब, ठीक है। इस लोब का नाम होता है ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल। और इस लोब का नाम होता है टेम्पोरल लोब। इस लोब का नाम होता है टेम्पोरल लोब। और ये जो होती है इसका नाम होता है हिपोकैम्पस। इसका नाम होता है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस। ये 5 आपके ब्रेन के सेरेब्रम पार्ट में 5 लोब होती हैं। इन लोब का मतलब है कि अगर किसी दिन आपकी पैरिएटल लोब खराब होगी तो धीरे धीरे मैम सारी लोब खराब होनी बंद हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं सारी। अब सबसे पहला आता है कि फ्रंटल लोब के क्या क्या फंक्शंस हैं, इस फ्रंटल लोब के क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। फ्रंटल लोब का सबसे पहला काम है सोचना, थिंकिंग। आप किसी भी चीज के ऊपर सोचते हैं वो। दूसरा काम होता है इसका डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, किसी भी चीज के लिए कब कैसा डिसीजन लेना है, अच्छा बुरा कैसा लेना है। उसके बाद नेक्स्ट इसका काम होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मैंने पीडी लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हिंदी में क्या हो गया, व्यक्तित्व विकास। हर इंसान की अलग पर्सनैलिटी होती है, तो इस लोब के जो न्यूरॉन्स हैं वही बताएंगे कि आपकी कैसी पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट यहां पर आती है आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति, कैसी विल पावर है आपकी। नेक्स्ट यही बताएगा आपकी कंसंट्रेशन पावर कैसी है। कंसंट्रेशन पावर बोले तो एकाग्रचिता, कंसंट्रेशन पावर। उसके बाद
हिंदी में बता दो, हिंदी में सेम नाम है, फ्रंटल का फ्रंटल ही लिखा हुआ आएगा विजय यादव जी, पैरिएटल का पैरिएटल ही लिखा हुआ आएगा, हिंदी में कुछ अलग स्पेसिफिक नेम नहीं है इनकी, ठीक है। नेक्स्ट यहां से यही बताएगा आपका कि कैसी आपकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बोले तो मैथमेटिक्स कैसी है, कैलकुलेशन, सॉरी कैलकुलेशन यहां नहीं आएगा, कैलकुलेशन नहीं, मेमोरी फॉर्मेशन, मेमोरी फॉर्मेशन मतलब याददाश्त बनना, जो आप कोई चीज देखते हैं वो मेमोरी बनना, तो वो मेमोरी कहां पर बनती है, फ्रंटल लोब में बनती है। सोचना, डिसीजन मेकिंग, कंसंट्रेशन पावर, विल पावर, मेमोरी फॉर्मेशन, ये सारे काम किसके होते हैं, फ्रंटल लोब के होते हैं, ठीक है, फ्रंटल लोब के। देखो हर इंसान की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, आपने देखा होगा। अब आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा एमपीडी, 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 एमपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक इंसान में 2-3 इंसान की पर्सनैलिटी आ जाना, एक इंसान में 2-3 इंसान की पर्सनैलिटी आ जाना। जब आपकी फ्रंटल लोब खराब हो जाती है या इस फ्रंटल लोब में कोई केमिकल या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आपकी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं बचती है। आप जैसे लोगों के पास बैठोगे वैसी आपके अंदर पर्सनैलिटी आ जाएगी। जैसे आपने वो साउथ इंडिया वाली मूवी देखी होगी ना, अपरिचित, अपरिचित मूवी में दिखाया है ना एमपीडी। तो क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि एमपीडी के टाइम पर कौन सी लोब खराब हो जाती है, तो आपको आंसर क्या देना है, फ्रंटल लोब खराब हो जाती है, बता देंगे है ना। एमपीडी के टाइम पर कौन सी लोब खराब हो जाती है, तो फ्रंटल लोब खराब हो जाती है। नेक्स्ट पैरिएटल लोब का काम क्या होता है, पैरिएटल लोब का काम क्या होता है, इसका काम होता है मैथमेटिक्स, एक तो मैथ्स आपकी, दूसरा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कि कैसी आपकी कैलकुलेशन है, कैसी आपकी मैथमेटिक्स है, और साथ में आप इसमें लिख सकते हैं रीजनिंग पावर भी कैसी है। रीजनिंग समझ रहे हैं आप, मतलब तर्क शक्ति, कैसी आपकी कैसे आपकी रीजनिंग है ना, मतलब कैसे आप चीजों को समझते हैं, कैसे आप गेन करते हैं। ये सारे काम मैथमेटिक्स वाले और कैलकुलेशन वाले, अंक गणित, तर्क गणित में कौन काम करता है, पैरिएटल लोब काम करता है, पैरिएटल लोब काम करता है, बता देंगे। नेक्स्ट देखो ऑसिपिटल लोब का काम क्या होता है। ऑसिपिटल लोब का काम होता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। इसके 2 काम होते हैं, एक तो डिस्टेंस, एक डायरेक्शन, एक डायरेक्शन। हिंदी में इसको कहा जाता है दूरी और हिंदी में इसको बोलेंगे दिशा, किस डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस के साथ जाना है। एक तो ये काम हो गया इसका। दूसरा एक काम और होता है इसी लोब का, क्या काम होता है, ये लोब बताएगी आपकी विजुअल पावर को। मतलब क्या हो गया, कोई जैसे आपने बचपन में एक दोस्त बनाया था, उस दोस्त की शक्ल आपको आज भी याद है, तो वो इमेज कहाँ स्टोर है, आपकी ऑसिपिटल लोब में स्टोर है। और एक और भी काम करती है ये पास्ट में, मतलब पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ है वो आपको आज भी याद है, तो वो सारा किस लोब की वजह से, ऑसिपिटल लोब की वजह से। और हियरिंग पावर, आपकी नानी ने आपको बचपन में कहानी सुनाई, वो आज भी आपको याद है, तो वो कहाँ पर स्टोर है, ऑसिपिटल लोब में स्टोर है। मैं इनके आगे लिख रही हूँ पास्ट, पास्ट का मतलब है कोई पास्ट में आपने काम किया वो आज भी आपको याद है, क्यों, क्योंकि वो कहाँ पे स्टोर है, ऑसिपिटल लोब में। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, दूसरा विजुअल पावर एंड तीसरा हियरिंग पावर। बट विजुअल और हियरिंग पावर क्या, आपने पास्ट में कोई चीज देखी, आपने इमेज देखी, कोई मूवी देखी आपने, वो मूवी आज भी आपको याद है, क्यों, क्योंकि आपकी किस लोब में स्टोर है, ऑसिपिटल लोब में स्टोर है। क्लियर है। देखो जिन लोगों की ऑसिपिटल लोब खराब हो जाती है वो अपने घर नहीं जा सकते वापस। कैसे, देखो आपने सुना होगा दिल्ली में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अलग अलग जगह से कमाने के लिए यहाँ पर जॉब के लिए आते हैं, तो वो बेचारों को जब जॉब नहीं मिल पाती है या फिर कोई भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि इनकी ऑसिपिटल लोब धीरे 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 खराब होने लग जाती है। और जब ऑसिपिटल लोब खराब होगी तो उन लोगों को याद भी नहीं रहता है कि उनका घर किस डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस के साथ था, तो वो वापस घर नहीं जा पाते हैं, अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं और वो होमलेस हो जाते हैं, वो होमलेस बेघर हो जाते हैं वो। ठीक है, आप जैसे आपने फील किया होगा, जैसे मैं यहाँ से आगरा जाऊंगी, मैंने सोचा अपने मन में कि मैं आगरा जाऊंगी, तो मैं आगरा वाले ही हाईवे पे क्यों गई या आगरा जाके ही क्यों रुक गई मैं, क्यों, क्योंकि मेरा ऑसिपिटल लोब काम कर रहा है। जिस दिन मेरा ऑसिपिटल लोब काम नहीं करेगा उस दिन मैं आगरा वाले हाईवे पे नहीं जाऊंगी, मैं आगरा की जगह जयपुर वाले हाईवे पे निकल जाऊंगी। बट जाना मुझे आगरा है, चली जाऊंगी मैं जयपुर वाले हाईवे, और जयपुर जाकर भी नहीं रुकूंगी, मैं आगे चले जाऊंगी जयपुर से। क्यों, क्योंकि मेरा ऑसिपिटल लोब क्या हो गया, खराब हो गया।
क्लियर है? बता देंगी? हाँ अभी बताएंगे मेमोरी लॉस को क्या बोलेंगे, बिल्कुल बताएंगे, अभी रुक जाइए। टेम्पोरल लोब का काम क्या होता है? जो आप सपने देखते हैं वो सपने बनाने का काम टेम्पोरल लोब का होता है। ड्रीम फॉर्मेशन क्वेश्चन आता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे ब्रेन की किस लोब में सपने बनते हैं। आपको आंसर क्या देना है? टेम्पोरल लोब का काम क्या होता है? सपने बनाना, सपने बनाना। देखो मेमोरी कहाँ बनी है? यहां पर मैंने यहां लिखा है मेमोरी फॉर्मेशन, याददाश्त कहाँ बनी है? यहां पर फ्रंटल में। उसके बाद आपने कोई मैथ्स में फॉर्मूला याद किया, कोई रीजनिंग में आपने कोई फॉर्मूला याद किया, कहां पर याद किया? पैरिएटल में। उसके बाद आपने कोई डिस्टेंस के साथ कुछ कोई एक आपने कोई भी डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस में आपने कोई एक चीज सोच ली कि वहां पर है, किसी फलाना इंसान का घर वहां पे है। सारी चीजें, सपने कहां बने? टेम्पोरल लोब में। और ये सारी चीजें आकर स्टोर कहां हो जाती हैं? हिपोकैम्पस में। जैसे आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है ना, जहां पर सारी चीजें स्टोर होती हैं, वैसे ही आपके ब्रेन का हार्ड डिस्क किसको कहा जाता है? हिपोकैम्पस को कहा जाता है। हिपोकैम्पस इज नोन एज हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। और ये बहुत सारे एग्जाम का क्वेश्चंस है कि हमारे ब्रेन के किस पार्ट को हार्ड डिस्क कहा जाता है। तो आपको आंसर क्या देना है? हिपोकैम्पस। अब यहां पर क्या क्या स्टोर होता है? तो एक नंबर यहां पर ये आपकी मेमोरी स्टोर होती है। मेमोरी बनी कहां थी? फ्रंटल में। आकर स्टोर कहां हुई है? हिपोकैम्पस में। उसके बाद आपने कोई बचपन में बात सुनी थी, वो बचपन में सुनी हुई बात वो कहां पर बनी थी? ऑक्सीपिटल लोब में। बट वो बात आकर स्टोर कहां होगी? हिपोकैम्पस में। ऐसे ही आपने किसी का घर, आपने जैसे अपने दोस्त का घर देखा, एक बार गए आप, वो दोस्त का घर आपको डायरेक्शन वो सब दिख गया कि वहां पर है, बट वो आकर स्टोर कहां हो गया? हमेशा के लिए, फ्यूचर के लिए। पास्ट में जो चीज देखी है वो यहीं पर स्टोर होती है, बट फ्यूचर के लिए अगर आप कर रहे हो तो वो कहां पर? हिपोकैम्पस में। उसके बाद आपके सपने कहां बने? आपके टेम्पोरल लोब में, बट आके स्टोर कहां हो गए? हिपोकैम्पस में। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, आपको रात को एक सपना आया, अगले दिन याद ही नहीं रहता कि क्या सपना आया था। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आज से 10 साल पहले कोई सपना आया, वो आज भी आपको याद है। वो सपना जो यहीं बनकर यहीं खत्म हो गया टेम्पोरल में, वो आपको सुबह याद भी नहीं रहेगा या थोड़ा कच्चा कच्चा याद रहेगा। बट वो सपना जो यहां से बनकर यहां चला गया, वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पर मेमोरी स्टोर होती है। यहीं पर किसी की फेस की इमेज, जैसे आपको दोस्त की शक्ल आपको याद है, आपके मम्मी पापा की शक्ल आपको याद है। क्यों याद है? क्योंकि हिपोकैम्पस में स्टोर है। जिस दिन आपका हिपोकैम्पस खराब हो गया, आपका हिपोकैम्पस टूट गया या हिपोकैम्पस ने काम करना बंद कर दिया, इसके न्यूरॉन्स खराब हो गए, उस दिन आपको हो जाएगा एमनेसिया। एमनेसिया क्या होता है? टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। उस दिन क्या हो जाएगा आपको? टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। मतलब कि पूरे तरीके से याददाश्त खो जाना, कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि एमनेसिया के टाइम पर क्या हो जाता है। तो एमनेसिया के टाइम पर मैम हिपोकैम्पस लोब खराब हो जाती है। एक आपने देखा होगा गजनी वाली बीमारी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। कुछ देर के लिए कोई बात याद आना फिर भूल जाना, कुछ देर के लिए कोई बात याद आना फिर भूल जाना, उसके अंदर फ्रंटल लोब खराब हो जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में क्या होता है? याददाश्त बन ही नहीं पा रही है ढंग से। जब मेमोरी फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा है तो वो यहां आकर स्टोर नहीं हुई। जब यहां स्टोर नहीं हुई तो इंसान को कुछ चीजें याद रहती हैं, कुछ चीजें नहीं याद रहती हैं। ये आपका याद करना है। न्यूरॉन्स की फॉर्म में जाते हैं, न्यूरॉन्स की फॉर्म में जाते हैं। ठीक है, यह आपका सेरेब्रम है। अगर सेरेब्रम नहीं है तो आप कुछ नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहीं पर इसी को थिंकिंग वाला ब्रेन बोलते हैं, इसी को इंटेलिजेंट ब्रेन बोलते हैं, इसी को विल पावर वाला ब्रेन बोलते हैं। इतना आपको ब्रेन के पार्ट में पढ़ना था। अब कहाँ पे क्या काम होता है सारे आपको याद करने हैं। कैसे याद करने हैं वो आप जाने, आपका काम जाने। ठीक है, कैसे याद करेंगे आप? मैंने सारे क्वेश्चंस बता दिए आज तक ब्रेन से जितने भी आते हैं, इन ब्रेन के पार्ट से। अब कुछ है ब्रेन की डिजीज, तो वो यहां नहीं करवाऊंगी, जैसे एपिलेप्सी, फिट्स, मिर्गी के दौरे पड़ना, है ना। और जैसे आपने सुना होगा सीजोफ्रेनिया होता है एक, जो इंसान काल्पनिक चीजों को सच मान लेते हैं। ऐसी ब्रेन की जो डिजीज है वो एनिमल डिजीज वाले चैप्टर में करवाऊंगी एक साथ। बीमारियां सारी एक साथ होंगी तो आपको याद करने में भी इजी हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट चैप्टर, ब्रेन आपका खत्म हो गया, इतना ही पढ़ना है आपको ब्रेन में, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको ब्रेन में।
नेक्स्ट चैप्टर देखो, नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट कर रही हूं यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, पाचन तंत्र। आरआरबी एनटीपीसी में बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से। मैंने देखा है लास्ट ईयर एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हुए डाइजेस्टिव सिस्टम में। उन सारे क्वेश्चंस को कवर करवाते हुए चलूंगी मैं आपको कि क्या क्या आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए थे, ठीक है, कैसे आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया था। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम का मतलब मैंने कल क्या बताया था मैम, सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारे ऑर्गन जो एक जैसा काम करते हैं, जो एक जैसा काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम। उन सारे ऑर्गन को मिलाकर क्या बोलते हैं, सिस्टम। और डाइजेशन क्या होता है, तो डाइजेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं हम पाचन। अब मैम पाचन क्या होता है, अमित कुमार जी आपने क्या पूछा, हमने आपका बात पढ़ी नहीं है, आपका मैसेज चला गया है, मैं देख नहीं पाई हूँ, बाद में पूछ लीजिएगा, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बाद में देखेंगे। हो जाए तो कैसे ठीक होगा, फिर कुछ ठीक नहीं हो सकता, फिर तो कुछ सर्जरी करवानी पड़ेंगी आपको ब्रेन के जिसमें हो सकता है, ठीक है। देखो वो सिस्टम जो डाइजेशन करवाता है उसको बोलते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम, या वो तंत्र जो पाचन करवाता है उसको हम पाचन तंत्र बोलते हैं। अब मैम डाइजेशन क्या होता है, तो डाइजेशन का मतलब होता है कि आपने फूड पार्टिकल्स खाए, आपने खाना खाया, खाना आप बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स खाते हैं, हम रोटी का या जो भी आप खाते हैं, जैसे रोटी खाया आपने बाइट बड़ा खाया है, हम बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स खाते हैं। हम खाना क्यों खाते हैं मैम, एनर्जी लेनी होती है, हमें ऊर्जा चाहिए होती है। तो जो ऊर्जा कैसे मिलती है, तो ऊर्जा मैम हमारे बॉडी में जब इन पार्टिकल्स का अवशोषण हो जाता है या इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है तब हमें एनर्जी मिल जाती है। बट मैम इतने लार्ज पार्टिकल्स को हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो होता क्या है, बेसिकली जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, या आप खाते हो कॉम्प्लेक्स फूड, तो लार्ज पार्टिकल्स या कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल पार्टिकल्स या इजी फूड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। उसको क्या बोलते हैं हम, डाइजेशन, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स इज नोन एज डाइजेशन, है ना। या फिर कॉम्प्लेक्स फूड का इजी फूड में टूटना भोजन का पाचन कहलाता है। भोजन के बड़े बड़े अणुओं का भोजन के छोटे छोटे अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। जो हम खाना खाते हैं मैम वो लार्ज पार्टिकल्स खाते हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी लेने के लिए, ऊर्जा के लिए स्मॉल पार्टिकल्स चाहिए होती है। तो वो ऑर्गन्स जिनमें पाचन होगा उन सारे ऑर्गन को मिलाकर बोलते हैं सिस्टम, और वो सिस्टम जो डाइजेशन करवाएगा उसको क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। अब मैम लार्ज पार्टिकल्स का क्या मतलब है और स्मॉल पार्टिकल्स का क्या मतलब है, तो उसका आंसर सुनो। देखो आप खाने में बेसिकली जो ज्यादा पार्टिकल्स खाते हो वो 3 ही पार्टिकल, बताऊंगी अमित कुमार जी, मैंने सुन लिया आपका आंसर, प्लीज अभी रुक जाइए, लास्ट में बताऊंगी क्लास में। देखिए हम मेनली खाने में हम 3 पार्टिकल्स खाते हैं। नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में कहा जाता है शर्करा। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं, बेसिकली मैम जो शुगर्स होती हैं, जो मीठी चीज होती है, लाइक आपने क्या खाया, आपने राइस खाया, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होती है। आपने चपाती खाई, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। आपने क्या खाया, आपने कोई स्वीट मिठाई खाई तो उसमें भी शुगर्स होती है। ऐसे ही आपने क्या खाया, आपने खाई मिठाई, आपने खाए फ्रूट, इन सबसे क्या मिलती है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है। दूसरा आप क्या खाते हैं पार्टिकल्स, दूसरा आप खाते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जैसे आपने क्या खाया, दाल खाया, सोयाबीन खाया, दूध पिया, आपने नॉनवेज खाया, आपने मछली खाई, इन सब में क्या मिलता है, प्रोटीन। और थर्ड आप लेते हैं फैट, जिसको लिपिड्स भी कहा जाता है, वसा। ये 3 पार्टिकल खाते हैं मैम खाने में, और इन तीनों का ही डाइजेशन होता है। आप बोलोगे मैम हम तो विटामिन भी लेते हैं, हम तो वाइटामिन भी लेते हैं, तो बेटा वाइटामिन आप अलग से नहीं लेते हैं, इन तीनों से ही विटामिन मिल जाता है। कैसे, आपने गाजर खाया तो गाजर में प्रोटीन भी होता है और गाजर में विटामिन भी होती है। आपने खाया राइस, राइस में कार्बोहाइड्रेट भी होती है और राइस में विटामिन भी होती है। आपने दूध पिया, दूध में प्रोटीन भी होती है, विटामिन होती है। तो इन तीनों से ही हमें क्या मिल जाता है, विटामिन भी मिल जाता है, विटामिन भी मिल जाता है। विटामिन आप अलग से नहीं खाते हैं, इन तीनों की फॉर्म में आप विटामिन भी खा लेते हैं। हाँ, अलग से कब खाएंगे, जब आपके बॉडी में क्या हो जाता है,
कि आपके बॉडी में बिल्कुल उस विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तब आप विटामिन के टैबलेट खाते हैं। आप बोलोगे मैम हम पानी भी तो पीते हैं, पानी का भी तो डाइजेशन होना चाहिए। तो बेटा पानी जो होता है वो पहले से ही बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होता है। जो पानी इतने छोटे, पानी के इतने मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि डायरेक्ट हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और डायरेक्ट हमें एनर्जी मिल जाती है। तो पानी का, विटामिन का, इनका डाइजेशन अलग से नहीं होता है, वो सारा कुछ यहीं पर आ जाता है। तो सबसे पहला आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, तो कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो पहले कन्वर्ट होती है ग्लूकोज की फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये इजी फॉर्म में आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये होती है पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में आप खाते हैं, कुछ आप डाई या ओलिगोसैकेराइड की फॉर्म में खाते हैं, और वो मोनोसैकेराइड की फॉर्म में आ जाती है। फिर ये ग्लूकोज भी स्टोर हो जाता है किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन की फॉर्म में आ जाते हैं, तब आप समझना कि इन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, इन कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इन कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, जो प्रोटीन आप खाते हैं पहले वो कन्वर्ट होते हैं पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स क्या होते हैं? तो मैम जो प्रोटीन हम खाते हैं वो लार्ज पार्टिकल्स में खाते हैं, देन लार्ज पार्टिकल से थोड़ा स्मॉल पार्टिकल जो होता है उसको पेप्टोन्स कहते हैं, और देन ये पेप्टोन्स जाकर किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, अमीनो एसिड। एमिनो एसिड बोले तो अमीनो अम्ल, आपने स्कूल में पढ़ा था एमिनो एसिड इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है, अमीनो एसिड। क्लियर है? आपको मैथ्स के किस चैप्टर के नोट्स नहीं मिले, क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? मैथ्स के किस चैप्टर के आपको पीडीएफ नहीं मिली है, प्लीज बताइएगा। आप जो फैट खाते हैं वो ऐसे लार्ज ड्रॉप्स में खाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बूंदे खाई हैं आपने। फैट क्या होता है? जो तेल, घी, मीट या आपने मक्खन खाया है वो सब फैट होती हैं। तो ये बड़ी ड्रॉप से हमें एनर्जी नहीं मिलती है, इसलिए हमें छोटी छोटी। ग्लाइकोजन कहाँ होते हैं? लीवर में होते हैं। बताएंगे, रुक जाइए संजय इंजीनियर, वंदे मातरम, रुकिए रुकिए, ठीक है। तो फैट पहले कन्वर्ट होती हैं फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड्स में, जिसको हिंदी में कहा जाता है वसीय अम्ल। और देन जो फैटी एसिड्स होते हैं वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, तो वो हमारे बॉडी में ग्लिसरॉल की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। तो मैम हमने खाए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, और हमें एनर्जी किससे मिलती है, ग्लाइकोजन से, अमाइनो एसिड से और ग्लिसरॉल से। और हमने क्या खाया, हमने ये 3 पार्टिकल खाया। तो इन 3 पार्टिकल का यहां तक कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे हम, डाइजेशन। और जो सिस्टम करवाएगा, मतलब जो ऑर्गन करवाएंगे डाइजेशन, उसको सबको साथ में मिलाकर क्या बोलेंगे हम, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसको क्या बोलेंगे हम, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है? बता देंगे? फिर मैं एक बार रिपीट करूं कि हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये कॉम्प्लेक्स फूड होता है। कॉम्प्लेक्स फूड से हमें कभी एनर्जी नहीं मिलती है। ये लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल का स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होते हैं, तो आपको आंसर देना है वहां पर ग्लाइकोजन। अगर ग्लाइकोजन नहीं है मैम ऑप्शन में, तो हम ग्लूकोज भी सही आंसर कर सकते हैं। आपसे पूछेगा प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में किस फॉर्म में होते हैं, आपको आंसर क्या देना है, अमाइनो एसिड की फॉर्म में होते हैं। आपसे पूछेगा फैट ह्यूमन बॉडी में किसकी फॉर्म में होते हैं, तो फैटी एसिड्स या ग्लाइसरोल की फॉर्म में होते हैं। क्लियर है? बता देंगे आप? बिल्कुल बता देंगे। अब मैम आपने ये तो बता दिया कि ये इन तीन चीज में बदलती हैं। मैम अब इनको बदलता कौन है, इनको बदलता कौन है, तो एंजाइम्स। आपने एक नाम सुना होगा, एंजाइम। एंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, इन लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। यहां से यहां अलग एंजाइम होगा, यहां से यहां अलग एंजाइम, यहां से यहां अलग, यहां से यहां अलग, यहां से यहां अलग, यहां से यहां अलग। और यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछेगा प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम बताओ, बस हो गया, आपको आंसर पता होना चाहिए। आपसे पूछेगा कि जो कार्बोहाइड्रेट होती है उनको ग्लूकोज की फॉर्म में लाने वाले एंजाइम का नाम बताओ, बस आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछेगा फैटी एसिड को ग्लिसरॉल की फॉर्म में लाने वाले एंजाइम का नाम बताओ,
क्वेश्चन हो गया। अब देखो आपने खाना कहाँ खाया, सबसे पहले माउथ में, माउथ के बाद कहाँ जाता है, फूड पाइप में, फूड पाइप के बाद आपके पेट में, स्टमच में, उसके बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो कुछ पार्टिकल्स है जिनका पाचन माउथ में होता है, कुछ का जो आपका कुछ पार्टिकल्स है उनका स्टमक में होता है, कुछ का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कुछ का होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बन गया यहाँ से कि मैम हमसे ये भी पूछ सकता है कि प्रोटीन का पेप्टोन में डाइजेशन किस ऑर्गन में होता है, तो हमें वो भी बताना पड़ेगा कि किस ऑर्गन में प्रोटीन पेप्टोन की फॉर्म में आते हैं। ये यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ये लार्ज पार्टिकल्स थे, वो स्मॉल पार्टिकल्स थे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डाइजेशन। और जो ऑर्गन्स एक साथ मिलकर करवाते हैं उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मैम हमें कैसे पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मैं एक चार्ट के थ्रू आपको समझाती हूं कि आपको कैसे पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम। जब ये चार्ट समझ में आएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा लर्न करना कि कैसे कैसे डाइजेशन की प्रोसेस चलती है। मैंने ऊपर लिखा है डाइजेशन, डाइजेशन जिसको कहा जाता है पाचन। सारे के सारे में जो आपके एनटीपीसी के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस बने हैं जो मुझे याद हैं वो सारे इस सिस्टम के बताती जाऊंगी साथ में, ठीक है। आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं कि फिजिक्स में किस चैप्टर की वीडियो आपको पीडीएफ नहीं मिली, और मैथ्स में और रीजनिंग में किस किस चैप्टर की आपको पीडीएफ नहीं मिली। मेरा तो मुझे याद है, बाकी 3 सब्जेक्ट के प्लीज जल्दी से मुझे और रिप्लाई एक कमेंट कीजिए कि आपको किस किस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए और किस सब्जेक्ट में चाहिए, तो मैं उन फैकल्टीज को बोल के आज अपलोड करवा दूं। जल्दी बताइए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। जल्दी बताइए किस किस चैप्टर की चाहिए आपको, मैथ्स में कौन से चैप्टर की नहीं मिली। अच्छा ठीक है, और हिंदी में चाहिए बायोलॉजी की, हाँ बायोलॉजी की मिल जाएगी। मैथ्स में कौन सी नहीं मिली, जो एक बच्चा बोल रहा था हमें मैथ्स में पीडीएफ नहीं मिली, वो बताइए मुझे। फिजिक्स में कौन सी नहीं मिली आप वो बताइए पहले। बायो की तो छोड़ दीजिए, बायो की तो मैं अपलोड करवा दूंगी 2-3 अभी, मतलब 4-5 पीडीएफ ना 4-5 चैप्टर की एक साथ करवा दूंगी बायो की, तो आज ही करवा दूंगी मैं बायो में। तो चलो स्टार्ट करें फिर। देखो जो डाइजेशन होता है वो 2 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। इधर की साइड आपको लिखना है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। अब मैम एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको आहार नलिका, या आहार नली लिख लो, आहार नाल लिख लो, आहार नाल लिख लो हिंदी में, कंफ्यूज मत होना, आहार नाल। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है ये सुनिए, वो पूरे के पूरे ऑर्गन्स जहां पर आपका खाना जाता है, वो पूरे के पूरे ऑर्गन्स जहां पर आपका खाना जाता है। अच्छा मैथ्स में भी नहीं मिली, परसेंटेज के अलावा किसी भी चैप्टर की नहीं मिली, रुकिए मैं बोल देती हूं अभी। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, वो सारे के सारे ऑर्गन्स या वो सारा का सारा फूड पाइप जहां पर आपका खाना जाता है, जैसे माउथ, जैसे फूड पाइप, जैसे स्टमक, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, वो सारे के सारे ऑर्गन्स जहां पर आपका फूड जाता है
उस पूरे पाइप को एक साथ मिलाकर बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। ठीक है, इधर की साइड देखो, इधर की साइड आपको क्या लिखना है, इधर की साइड आपको वो ऑर्गन्स लिखने हैं जो एज ए ग्लैंड काम करते हैं। मैंने अभी बताया ग्लैंड किसको बोलते हैं, जो जूस, एंजाइम या हार्मोन बनाए। और हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पर डाइजेशन पढ़ेंगे, और डाइजेशन कौन करवाते हैं, तो या तो जूस करवाते हैं या एंजाइम करवाते हैं। और ऐसी ग्लैंड जो जूस एंजाइम बनाती हैं, ऐसी ग्लैंड जो जूस एंजाइम बनाती हैं उसको कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड या डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो इधर की साइड मैम हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, या आप इसको बोल सकते हो एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन क्यों बोला, क्योंकि मैम ये क्या बनाती है, एंजाइम या जूस बनाती है। हिंदी में इसको कहा जाता है पाचनीय ग्रंथियां, मतलब कि वो ग्रंथि जो पाचन करवाती हैं, क्या बनाकर, एंजाइम बनाकर। या हिंदी में इनका नाम होता है बहिश्रावी ग्रंथि। बहिश्रावी का मतलब होता है जो जूस एंजाइम बनाए। सब बताएंगे, अभी नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आराम से सुनिए। चलो देखो, सबसे पहला आपने खाना कहाँ खाया, मैम माउथ में खाया। सबसे पहला खाना कहाँ खाते हैं, मुंह में खाते हैं। और माउथ में जो ग्लैंड होती है, जो ग्रंथि होती है, उसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। तो मैंने ग्लैंड इधर की साइड लिख दी। सलाइवरी ग्लैंड को हिंदी में कहा जाता है लारीय ग्रंथि। लारीय ग्रंथि, वो ग्रंथि जो लार बनाती हो, जो सलाइवा बनाती हो। क्लियर है। उसके बाद माउथ के बाद खाना कहाँ जाता है, फूड पाइप में जाता है। हमारे गले में दो पाइप होती हैं, एक होती है खाने वाली, एक होती है सांस लेने वाली। ठीक है, फूड पाइप को इंग्लिश में बोलते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस हिंदी में इसका नाम होता है भोजन वाली नलिका या आहार नलिका, या आहार नलिका। इसको आहार नाल, इसको आहार नलिका बोलते हैं। और इस पाइप के अंदर कोई भी ग्लैंड नहीं होती है, इस पाइप के अंदर एंजाइम्स नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में कहाँ आता है, 3 नंबर में अब आपका खाना आ जाता है स्टमक। स्टमक को हिंदी में पेट, उदर या इसको अमाशय कहा जाता है। हिंदी में कंफ्यूज मत होना, अमाशय कहा जाता है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो हमेशा इंग्लिश टर्म साथ में लिखा करें तो उनके लिए अच्छा होगा। नहीं, लेक्चर सुनिए, नोट्स दोबारा लेक्चर सुन के आप बना सकते हैं नोट्स, अदरवाइज नोट्स कोई बात नहीं, आपको मिल जाएंगे, है ना। चलो, अब स्टमक में जो ग्रंथि होती है वो यहाँ पर आपको स्टमक के साथ में लिखनी है। जो आपके पेट में ग्रंथि होती है उनका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है आपके पेपर में कि पेट में पाए जाने वाली ग्रंथियों का नाम क्या होता है। हिंदी में बोलेंगे अमाशय ग्रंथियां। अब स्टमक के बाद फूड कहाँ जाता है, तो स्टमक के बाद जाते हैं मैम स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हिंदी में कहा जाता है छोटी आंत, इसको हिंदी में कहा जाता है छोटी आंत, जो सिर्फ नाम में ही छोटी है बट लेंथ में बड़ी से भी बड़ी होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के सामने आपको 2 ऑर्गन या 2 ग्रंथियां पढ़नी है। कौन कौन सी, नंबर 1 इज लीवर, नंबर 2 इज पैनक्रियास। कभी ना कभी आपने नाम सुने होंगे इनके, नहीं सुने तो कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ा दूंगी सारा का सारा। पैनक्रियास अग्नाशय। उसके बाद 5 नंबर में आपको पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन तक आते आते आपका खाने का पाचन पूरा कंप्लीट हो जाता है। बड़ी आंत, और बड़ी आंत में कोई भी ग्रंथि नहीं होती है, यहां पर कोई भी ग्रंथि नहीं है। जब आप इतनी सारी चीज पढ़ोगे तब जाकर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। एक बार यहां तक देख लीजिए इस फ्लो चार्ट को, कुछ अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इधर की साइड वो सारे ऑर्गन जहां पर खाना जाता है, इन सारे ऑर्गन को एक साथ मिलाकर बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इधर की साइड वो ऑर्गन, वो ग्रंथियां जो एंजाइम बनाती हैं उनको एक्सोक्राइन या उनको डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। तो इस ऑर्गन के सामने ये, इसके सामने ये, और स्मॉल इंटेस्टाइन के सामने 2 लीवर और पैनक्रियास। ये आपको पढ़ना है पूरा, तब जाकर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ये, इसके सामने ये, और स्मॉल इंटेस्टाइन के सामने 2 लीवर और पैनक्रियास।
ये आपको पढ़ना है पूरा, तब जाकर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक फ्लो चार्ट बनवाया है मैंने, एक रफली आइडिया दिए कि आपको इतना कुछ पढ़ना है। क्लियर है? अब लिखूं मैं आगे चलूं? देखो, अब सबसे पहला आपने खाना कहाँ खाया, माउथ में, मुंह में खाया आपने। एक क्वेश्चन आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मैम डाइजेस्टिव सिस्टम तो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। या आपसे पूछेगा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। बस यही आपका पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। आपसे पूछे रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, सांस कहाँ से लेते हैं, नोज से। ठीक है, नोज से। देखो, सबसे पहला मैंने लिखा है माउथ। माउथ हिंदी में इसको मुंह या मुख कहा जाता है, मुख। पहला क्वेश्चन तो क्या हो गया, डाइजेशन इज स्टार्टेड बाय माउथ। भोजन के पाचन की प्रक्रिया मुख द्वारा स्टार्ट होती है। अब माउथ में क्या होते हैं, तो मैम माउथ में दो चीज होते हैं, पहले होते हैं दांत और टंग, जीभ। तो मैंने यहां पर माउथ में ए नंबर में लिख दिया दांत, दांत। और दांतों से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में, देखो क्या क्या। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडेंटोलॉजी। जो दांत होते हैं उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, उसकी स्टडी को ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। ओ हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग डेंटोलॉजी बोलते हैं या डेंटिस्ट बोलते हैं, ओडेंटोलॉजी होता है, वैसे ओडेंटिस्ट होता है। क्लियर है? दूसरा, जो दांत होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो दांत 4 टाइप के होते हैं। एक, आप बच्चे थे तो आप में कुछ दांत आए, टूट गए, फिर वापिस आए। ठीक है, तो आपसे पूछे कि मेन जो दांत होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ। 4 टाइप्स ऑफ टीथ, दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो मैं यहां पर नाम लिख रही हूं और कितने। अब एक बात बताओ, परमानेंट मैंने यहां पर लिख दिया परमानेंट टीथ। परमानेंट का मतलब क्या हो गया, परमानेंट का मतलब हो गया मैम, जब आप बच्चे थे तो एक बार दूध के दांत आए, उसके बाद आपके टूट गए और देन उसके बाद वापिस आए, मतलब परमानेंट का मतलब हो गया स्थायी दांत जो अब नहीं टूटेंगे। कब तक, जब तक आप किसी से लड़ाई वड़ाई नहीं करोगे, एक दूसरे के दांत नहीं तोड़ोगे, तब तक तो नहीं टूटेंगे ये। ठीक है, देखो परमानेंट मतलब 32 दांतों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला दांत होता है इंसीजर। इंसीजर जिसको हिंदी में बोलते हैं कृतक, कृतक, इंसीजर। दूसरा होता है कैनाइन, कैनाइन जिसको बोलते हैं हिंदी में रदनक, रदनक दांत। और उसके बाद होते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर को बोलते हैं चबाने वाले दांत, अग्रचवर्णक, आगे वाले चबाने वाले दांत, अग्रचवर्णक। उसके बाद सबसे एंड में आते हैं मोलर, जिसको आप जाड़े बोलते हो, दाढ़े बोलते हो। मोलर जिसको बोलते हैं चवर्णक, चवर्णक। क्लियर है? ये 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बता देंगे, मुझे लगता है सब बता देंगे। इंसीजर, अमित कुमार जी आपकी एडवाइस बहुत सही है कि लेक्चर सुनने से पहले पीडीएफ मिल जाए। हाँ, अब मैं यही करा करूंगी। हाँ, पीडीएफ अवेलेबल नहीं है साइंस की। हाँ अंजलि मैम, मैं अभी यही करूंगी कि 3-4 चैप्टर की पहले से आपको पीडीएफ दे दूंगी, ताकि आप लोग साथ में लेकर बैठे और आप लोग पढ़ते जाएं। ठीक है जितेंद्र जी, मैंने आपका भी ले लिया, आज अपलोड हो जाएगा आपने। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी, मैं बता दूंगी, अपलोड करवा दूंगी। अब देखो, सबसे पहली बात आती है इंसीजर कितने होते हैं। इंसीजर कितने होते हैं बताइए जरा। इंसीजर होते हैं 8, इंसीजर होते हैं 8। कैनाइन कितने होते हैं, कैनाइन होते हैं 4। प्रीमोलर कितने होते हैं, 8 होते हैं। और मोलर कितने होते हैं, 12। कब, मैं परमानेंट की बात कर रही हूँ। परमानेंट का मतलब जब अडल्ट हो गए उसके बाद दांत नहीं टूटेंगे। और टोटल कितने हो गए, तो टोटल इज 32। अब एग्जाम में पहले क्वेश्चंस तो यही आ जाते हैं, कितने इंसीजर होते हैं, कितने कैनाइन होते हैं, कितने प्रीमोलर होते हैं, कितने मोलर होते हैं। परमानेंट की बात कर रही हूं मैं, बच्चों वाले की भूल जाओ, बात की बात है। क्लियर है? अब मैम इंसीजर कौन से होते हैं। इंसीजर जब आप स्माइल करते हैं, जब आप स्माइल करते हैं तो 4 ऊपर के जबड़े वाले, 4 नीचे के जबड़े वाले जो आगे के दांत हैं, जो आप सामने वाले को दिखते हैं स्माइल में, वो कौन से होते हैं, इंसीजर। इंसीजर को स्माइली टीथ भी बोलते हैं, स्माइल करवाने वाले दांत। जब आप स्माइल करते हैं तो सामने वाले को 4 ऊपर वाले जबड़े वाले, 4 नीचे वाले जबड़े वाले जो दांत दिखते हैं उसको इंसीजर बोलते हैं।
कैनाइन क्या होते हैं? कैनाइन का मेन काम होता है बाइटिंग, बाइटिंग समझ रहे हो, या चीयरिंग का काम होता है, या टीयरिंग का काम होता है। बाइटिंग या टीयरिंग का काम होता है, बाइटिंग या फिर चीर फाड़ करने का काम होता है। आप एक काम करो, एक तो जो आपके ऊपर वाले जबड़े के 4 दांत छोड़ दो, नीचे वाले जबड़े के 4 दांत छोड़ दो, यहां 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 के 5वां दांत, यहां वाला भी 5वां, यहां वाला भी 5वां, यहां वाला भी 5वां, यहां वाला भी 5वां, आप टच करके देखो, बहुत नुकीला दांत होगा, बहुत ही ज्यादा नुकीला दांत होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आते हैं ह्यूमन बॉडी में सबसे नुकीले दांतों के नाम बताओ, तो कौन से? कैनाइन। वो हमेशा टीयरिंग, चीरफाड़ या बाइटिंग, बाइटिंग बाइट करने में, चीरफाड़ करने में काम आते हैं। प्री मोलर कौन से होते हैं? तो इस कैनाइन के आगे यहां वाले जो होते हैं वो प्री मोलर होते हैं, और मोलर सबसे एंड वाले होते हैं। सबसे एंड में जो दाढ़ें आती हैं वो क्या होती है? मोलर होती है। तो टोटल कितने हो गए? 32। अब मैम इन दांतों का काम क्या होता है डाइजेशन में? डाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं? तो इंसीजर जो होते हैं वो खाने की कटिंग कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं। उसके बाद कैनाइन ने क्या किया? खाने की बाइटिंग कर दी, या खाने को और छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। बाइट कर करके, बाइट कर करके उसकी छोटी और छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। और जो आपके प्री मोलर हैं उनका काम होता है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना, और छोटा पीस दिया फूड को। और मोलर का काम क्या होता है? मिक्सिंग का, मिक्सिंग करना। अब किसके साथ मिक्सिंग करना आपको बताइए। हमारे माउथ में क्या होता है? सलाइवा होता है मैम, लार होता है, तो लार के साथ मिक्सिंग करना। क्लियर है? ये 4 काम किसके हो गए? दांतों के। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर का काम पूछे तो इंसीजर कटिंग काम करते हैं, जो कैनाइन है वो चीरफाड़ या बाइट करने का काम करते हैं। जैसे आपने क्या खाया? आपने मैंगो खाया, मैंगो खा रहे हैं तो वो बाइट जो हो रहा है मैंगो का वो किससे हो रहा है? कैनाइन से। और पीसने का काम क्या कौन करता है? प्रीमोलर। और मिक्सिंग का काम कौन करता है? मोलर करता है। क्लियर है? 8 4 8 12 टोटल 32 होते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में कितने दांत हैं टोटल, तो क्या आप में 32 दांत हैं? आप में अभी नहीं, कुछ में 28 होंगे, कुछ में 29 होंगे, कुछ में 30 होंगे, कुछ में 31 होंगे, किसी किसी में 32 भी हो सकते हैं। आप में पूरे 32 दांत कब होंगे? जब आप में 4 वेस्टिजियल जो आपके टीथ हैं वो आएंगे, तब 4 आप में अकल की दाढ़ें आएंगी, विजडम टूथ आएंगे, तब जाकर आप में टोटल कितने होंगे? 32 होंगे। इसको हिंदी में बोला जाता है अकल का दांत या अकल की दाढ़। अकल की दाढ़ देखा होगा, सुना होगा ना, अकल की दाढ़ आती है ना। कब आती है अकल की दाढ़? 20 22 23 24 25 उम्र के बाद कभी भी आ सकती है अकल की दाढ़। विजडम टूथ कितने आते हैं? 4। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये जो विजडम टूथ होते हैं वो किस टाइप के टीथ होते हैं? इन चारों में से किस टाइप का दांत होता है जिसको आप विजडम टूथ बोलते हैं? तो आपको याद रखना है विजडम टूथ किस में इंक्लूड होते हैं? मोलर में। मतलब क्या हो गया? अगर किसी इंसान में अभी तक एक भी अकल का दांत नहीं आया है, इसका मतलब उस इंसान में टोटल विजडम टूथ आए ही नहीं है। टोटल मोलर कितने हैं? तो डॉलर कितने हैं? हाँ, तो कितने मोलर होंगे उसमें? 8 होंगे। 4 अभी भी कमी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विजडम टूथ किस प्रकार के दांत हैं, आपको आंसर क्या देना है? मोलर या चवर्णक प्रकार के दांत हैं। बता देंगे कितने आते हैं? 4। कब आते हैं? जब आपकी प्यूबर्टी एज खत्म हो जाती है, उसके बाद कभी भी आ सकते हैं। जब आते हैं तो बहुत दर्द होता है, बुखार रहता है। देखो अकल की दांत इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप उस टाइम मैच्योर हो चुके होते हैं, तो उस टाइम आप में ये दांत आता है। बाकी तो चलो तो आप प्यूबर्टी एज से पहले ही आ जाते हैं। अकल से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, ये होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। मैम ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? हमने पहली बार टर्म पढ़ा है वेस्टिजियल ऑर्गन। हिंदी में इसको बोला जाता है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन जो हमारे बॉडी में है, ऐसे अंग जो हमारे शरीर में हैं बट किसी भी काम के नहीं है, किसी भी काम के नहीं है, यूज में नहीं आ रहे। और साइंस क्या कहती है कि एक टाइम ऐसा आएगा जो ऑर्गन काम में नहीं आ रहे वो धीरे 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 खत्म हो जाएंगे। आपने वो चार्ल्स डार्विन वाली थ्योरी पढ़ी होगी कि जो चीज काम में आती है उसकी हमेशा ग्रोथ होती है,
जो चीज काम में आएगी वो अगली जनरेशन में जाएगी और उसकी ग्रोथ होती जाएगी, बट जो चीज काम में नहीं आती है वो हमेशा क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, धीरे 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 पूरी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये वेस्टिजियल टीथ हैं, वो आज कोई काम के नहीं है आपके, पहले किसी जमाने में जब आप बंदर थे तो आप में काम के थे, अब नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन आते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी में? टोटल 5 होते हैं, आपने आज 1 पढ़ लिया, बाकी के 4 आगे पढ़ाएंगे, छोड़ दो अभी, भूल जाओ। एक कौन सा? विजडम टूथ। किस टाइप के दांत हैं विजडम टूथ? मोलर। कितने आते हैं? 4 आएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 32। मुझे लगता है सब बच्चों को यहां तक क्लियर होगा। विजडम टूथ आने की स्टेज कब आती है? जब आपकी प्यूबर्टी एज खत्म हो जाती है अमित कुमार, उसके बाद कभी भी आ सकते हैं। इसको विजडम टीथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब तक आप मैच्योर हो चुके होते हैं, जो किशोरा अवस्था है वो खत्म हो चुकी होती है आपकी, तो आप मैच्योरिटी वाली एज में आ गए हैं, तो इसको मैच्योर मतलब आपको मैच्योर करने वाला दांत बोलते हैं। क्लियर है? हाँ, चलो, तो परमानेंट दांत 32 थे, इसमें मैंने आपको सब बता दिया है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चन आता है कि जब आप बच्चे थे तो आप में सबसे पहले दांत कौन सा आया था? तो सबसे पहले बच्चे में आपने देखा होगा आगे वाला दांत आता है, और आगे वाला कौन सा होता है? इंसीजर। तो आपको याद रखना है इंसीजर कम्स फर्स्ट इन चाइल्ड। बच्चे में सबसे पहले इंसीजर प्रकार के दांत आते हैं। अब आपसे पूछिए कि ह्यूमन बींग्स में सबसे एंड में किस टाइप का टीथ आता है? मोलर। कौन सा? विजडम टूथ। कितने? 4। अब आपसे क्वेश्चन पूछिए कि जो मांसाहारी होते हैं, जो कार्निवोरस होते हैं, जो मांस वगैरह खाते हैं, चीरफाड़ करते हैं, जो वो कौन से दांत का सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं? तो कौन से दांत? कैनाइन। ठीक है, तो जो मांसाहारी होते हैं जैसे शेर वगैरह, जो आपको जो शेर वगैरह जो होते हैं, जैसे टाइगर लॉइन वगैरह हो गए, इनके कैनाइन बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं, तो वो उससे चीरफाड़ करने का काम करते हैं। हमारे इतने नुकीले नहीं हैं, इसीलिए हम मांस भी खा सकते हैं, ज्यादा नहीं है, बट इतना है कि आप हम लोग होते हैं ओमनीवोरस, मतलब जो हर्बीवोरस और जो कार्निवोरस दोनों होते हैं उनको ओमनीवोरस बोलते हैं, जो सारी चीज खा सकेंगे। मांसाहारी और जो आपका शाकाहारी होता है वो दोनों खा सकते हैं। तो हम लोगों में इतने स्ट्रांग नहीं होते, कैनाइन इतने तिखी नहीं होते कि हम मतलब एकदम से किसी कार्निवोरस बन जाएं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन आते हैं कि हाथी के जो बाहर निकले हुए दांत होते हैं वो किस टाइप के टीथ होते हैं? हाथी के बाहर निकले हुए दांत कौन से होते हैं? आपने सुना होगा ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने वाले या काटने वाले अलग होते हैं। तो हाथी के जो बाहर निकले हुए दांत होते हैं वो अपर इंसीजर्स होते हैं, ऊपर के जबड़े वाले 2 इंसीजर होते हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला, ऐसे निकले होते हैं। इंसीजर कभी भी बाइटिंग या चीरफाड़ करने में काम में नहीं आते हैं, बता चुकी हूं मैं। इसीलिए कहा जाता है हाथी के जो चीरफाड़ करने वाले दांत होते हैं, जो टीयरिंग वाले होते हैं, वो तो अंदर की साइड होते हैं कैनाइन, बट जो बाहर होते हैं वो कौन से होते हैं? इंसीजर्स होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग। मतलब काटने वाले तो कौन से होंगे? उसके माउथ के जो अंदर होंगे कैनाइन, और जो बाहर होते हैं वो कौन से होते हैं? इंसीजर्स होते हैं। मुझे लगता है सब बच्चों को यहां तक सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले बच्चे में आता है इंसीजर, सबसे एंड में पूछे तो बच्चे में विजडम टूथ आता है, एंड में दांत कौन सा? तो मोलर टाइप का। ये किसकी बात कर रही थी मैं? परमानेंट टीथ की बात कर रही थी। परमानेंट का मतलब है जब बच्चे थे उसके बाद आपके टूट गए, उसके बाद जो नए दांत आए जो हमेशा रहने हैं आपके साथ, उनको बोलते हैं परमानेंट। अब देखो नेक्स्ट, दूध के दांत, मैंने एक हेडिंग दी है मिल्क टीथ, या इसको लिख सकते हैं आप टेम्परेरी टीथ, वो दांत जो आपके आए टूट गए, दूध के दांत। एक क्वेश्चन आता है कि बच्चे में या मिल्क टीथ कितने आते हैं? तो 20 दांत हमें लाइफ में 2 बार आते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कितने दांत ह्यूमन बींग्स को लाइफ में 2 बार आते हैं? जब आप बच्चे थे आप में 20 दांत आए थे, उसके बाद टूट गए, उसके बाद 20 वापस नए आए। अब आपसे घुमाकर पूछ ले कि कितने दांत बच्चे में लाइफ में 1 बार ही आते हैं? कितने दांत ह्यूमन बींग्स में, मनुष्य में कितने दांत लाइफ में 1 बार आते हैं? तो कितने? 12। 32 माइनस 20 तो 2 बार आ गए, कितना बचा? 12 बचा। क्लियर है? क्लियर है? अब आपसे पूछेगा इन 20 में से इंसीजर कितने आए थे, कैनाइन कितने आए थे, प्रीमोलर कितने आए थे और मोलर कितने आए थे? इस 20 में से 8 होते हैं इंसीजर, मैंने आई लिखा, आई फॉर इंसीजर। 4 होते हैं कैनाइन, सी, और 0 होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर बच्चे में आता ही नहीं है, इसलिए मैंने 0 लगा दिया है। और लास्ट में आपके 8 बचे, 8 क्या होते हैं? मोलर।
तो मैम जब हम बच्चे थे तो हमें 8 इंसिजर आए थे, 4 कैनाइन आए थे, प्रीमोलर आया ही नहीं था। आपने देखा होगा बच्चे में आगे दांत आते हैं, सबसे पीछे दांत आते हैं, जो बीच का ये प्रीमोलर वाला पार्ट होता है वो हमेशा गायब होता है। तो बच्चे में कोई भी प्रीमोलर नहीं आता। क्वेश्चन आता है बच्चे में किस टाइप का दांत जो होता है वो एब्सेंट होता है। आपको आंसर क्या देना है, प्रीमोलर या अग्र चवर्णक। इंसिजर 8, कैनाइन 4 और मोलर कितना 8। क्लियर है। आपको लाइफ में एक ही बार प्रीमोलर्स आते हैं, कब, जब आप की प्यूबर्टी ये स्टार्ट हो, मतलब जब आप बच्चे थे 8 से 10 साल के बाद ये टूट गए, नए आएंगे, तब आपको प्रीमोलर आएंगे। क्लियर है। बता देंगे दूध के दांत कितने आए, ठीक है मैम बता देंगे। अब देखो आपके जो मैथ्स में जैसे आप फॉर्मूले पढ़ते हो वैसे आपके बायोलॉजी में इन दांतों के भी फॉर्मूले होते हैं, डेंटल फॉर्मूले होते हैं इनके, हिंदी में बोलते हैं दंत सूत्र। किसी काम के नहीं है बट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। डेंटल फॉर्मूले पूछे जाते हैं। अब मैम ये डेंटल फॉर्मूले कैसे होते हैं, क्या काम के होते हैं? काम के तो ऐसे कुछ नहीं होते, डेंटिस्ट लोगों के काम के होते हैं थोड़े बहुत, हमारे कोई काम के नहीं होते। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बता रही हूं डेंटल फॉर्मूला ऑफ परमानेंट टीथ। चलो लिख दिया मैंने, ऑफ परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या हो गया, वो दांत जो आप में आकर टूट गए और उसके बाद जो नए आए हैं। अब मुझे बताओ परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32। अभी तो बताया मैंने। स्थायी दांत कितने होते हैं, 32। अब आपको कैसे डेंटल फॉर्मूला लिखा जाता है तो सुनो, डेंटल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। आपके दोनों जबड़े, इस जबड़े में एक बार ऐसे कट लगाओ, एक बार ऐसे कट लगाओ, एक बार ऐसे सीधा लगेगा, एक बार ऐसे लगेगा, तो कितने जबड़े बन गए, 4 जबड़े बन गए। अब मुझे बताओ जब मैंने परमानेंट दांत बताए थे तो डेंटल फॉर्मूला परमानेंट दांतों में 32 का लिखना है आपको। 32 में मैंने इंसिजर कितने बताए थे मैम, आपने 8 बताए थे। जब चारों जबड़ों में 8 हैं तो चारों जबड़ों में 8 हैं तो एक में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 2 4 6 8। क्लियर, समझ में आ गया। एक जबड़े में 2, चारों में 8 हो जाएंगे। परमानेंट में कैनाइन कितने बताए हैं, 4। तो मैम देखो ये 2 2 2 इंसिजर हो गए, कैनाइन 1 1 1 हो गया। प्रीमोलर कितने थे, 8, तो 2 2 2 2। मोलर कितने थे, 12, तो कितने हो जाएंगे, 3 3 3 3 3। अब इसको कैसे लिखा जाता है, 2 1 2 3 कोमा 2 1 2 3। या तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा या आपको मिलेगा 2 1 2 3 ऑब्लिक 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2 इक्वल टू 32। कोई भी ऑप्शन मिल सकता है आपको। यह आपका हो गया परमानेंट टीथ का। ठीक है, परमानेंट टीथ का, परमानेंट का मतलब है 32। 32 का मतलब है कि वो दांत जो हमें लाइफ में एक बार आने के बाद दूसरी बार आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। 21 23 21 23। मैम जब परमानेंट में पूरे टोटल 8 इंसिजर हैं तो 8 को 4 जबड़ों से डिवाइड करेंगे, 2 2 2 2 हो जाएंगे। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखो ये 2 क्या लिखा है मैंने, इंसिजर, ये क्या लिखा है, कैनाइन, ये क्या लिखा है, प्रीमोलर, ये क्या लिखा है, मोलर। ICPM। जब एक में 2 हैं तो चारों जबड़ों को इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8। ये 1 है, इसको मल्टीप्लाई 4 से कर दो, इसको भी 4 से कर दो, इसको भी 4 कर दो, आपके दांत पता लग जाएंगे आपको कि कितने कितने दांत हैं, कैसे हैं। क्लियर है, समझा देंगे, हो गया। ये परमानेंट की बात है। अब अगर मैं बात करूं डेंटल फॉर्मूला दूध के दांतों का, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ, दूध के दांत का दंत सूत्र। दूध के दांत कितने हैं मैम, आपने यहां पर लिखा है 20। वैसे ही आपके जबड़ों में ऐसे कट लगाओ। अब जब चारों जबड़ों में 8 है तो एक एक जबड़े में कितने हो जाएंगे, 2 2 2। कैनाइन कितने, 4, 1 1 1 1। अब बताओ प्रीमोलर। मैम प्रीमोलर तो 0 होता ही नहीं है प्रीमोलर, तो आपको यहाँ पे 0 लगाना है। अगर 0 नहीं लगाओगे आंसर गलत हो जाएगा। 8 क्या है, मोलर, तो कितना कितना हो जाएगा, 2 2 2। कैसे लिखेंगे इसको, 21 0 2 21 0 2। या मैम हमें ऑप्शन मिल सकता है 21 0 2 इंटू 2 इक्वल टू 20। ये 0 लगाना है, ये क्या हो जाएगा I, ये क्या होगा C, ये क्या होगा P, ये क्या होगा M। तो बच्चे में कौन सा नहीं है, P 4 प्रीमोलर नहीं है, प्रीमोलर नहीं है। मिनी वर्मा कह रहे हैं नर्वस सिस्टम का PDF डाउनलोड हो गया है मैम, थैंक यू। ओके थैंक यू। चलो बता देंगे इतनी बात,
बिल्कुल बता देंगे मैम। परमानेंट दांतों का डेंटल फॉर्मूला पूछे तो आपको याद रखना है 21-23, 21-23, और अगर दूध के दांतों का पूछे तो मैम 21-02, 21-02। बच्चे में किस टाइप का दांत नहीं होता मैम? प्री मोलर नहीं होता, इसीलिए आपने 0 लगा दिया वहां पे। तो दांतों में से ये तो आपने पढ़ लिया कि दांत कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, फूड की कटिंग करके, टीयरिंग करके, ग्राइंडिंग करके, मिक्सिंग करके, ठीक है। और कितने टाइप के दांत होते हैं बच्चे में? सबसे पहले इंसीजर, सबसे एंड में विजडम टूथ आते हैं। अब ये कैसे क्या याद करना है वो आप जाने। ये क्वेश्चन याद रखना, हाथी के बाहर निकले हुए दांत हमेशा इंसीजर्स होते हैं, कृतक होते हैं। हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है कि दांत की स्ट्रक्चर कैसे होती है। यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपकी। दांत की स्ट्रक्चर कैसे होती है, दांत की संरचना कैसे होती है। दांत में जो आपको व्हाइट वाला पार्ट दिखता है उसको कहा जाता है डेंटिन लेयर। ये जो दांत का अपर वाला पार्ट होता है, ये जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको डेंटिन कहा जाता है। और नीचे ये जो मसूड़े होते हैं, ये आपके मसूड़े या गम्स, इनको कहा जाता है दांत का रूट पार्ट। ये लोअर वाला पार्ट, ये अपर पार्ट। ये जो डेंटिन होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, बता दिया PM मोदी जी, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसकी जो आउटर लेयर होती है जो व्हाइट वाली, वो किसकी बनी हुई होती है? वो इनामेल की बनी हुई होती है। जो कैल्शियम कार्बोनेट की आउटर लेयर है वो इनामेल की बनी हुई होती है। और इनामेल में पानी होता है 0%, वाटर होता है 0%, और किसी भी चीज को सॉफ्ट करने के लिए चाहिए होता है पानी। पानी तो इसमें पानी है ही नहीं, तो मैम ये तो बहुत हार्ड होगा। हाँ, ये बहुत हार्ड होता है। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी के हार्डेस्ट पार्ट का नाम बताओ। तो आपको नाम क्या बताना है? इनामेल। और इनामेल कहाँ होता है? दांत में। दांत के किस पार्ट में? डेंटिन पार्ट में। तो क्वेश्चन होता है मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग इनामेल होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैम उसके अंदर पानी होता ही नहीं है। हो गया क्लियर? ये जो रूट पार्ट होते हैं जड़े वाले, ये किसके बने हुए होते हैं? इनमें मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, मसल्स, मांसपेशियां। और इन रूट वाले पार्ट का काम होता है जो न्यूट्रिएंट्स, जो मिनरल्स हैं वो यहां तक पहुंचाना। अगर आपका रूट वाला पार्ट खराब हो गया, अगर आपके मसूड़े खराब हो गए, इनको मसूड़े भी कह सकते हैं आप, अगर आपके मसूड़े खराब हो गए तो अल्टीमेटली यहां तक न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज वगैरह ये सब नहीं जाएगा, तो ये दांत टूट जाएगा, गिर जाएगा। जब आपको कैविटी लगती है तो क्या होता है? इस मसूड़ों में कीड़े लग जाते हैं। कीड़े लगेंगे, यहाँ से जो रूट वाले पार्ट है वो सारी चीजों का सप्लाई कर रहा था, वो खत्म हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिएंट वगैरह का, और डेंटिन पार्ट गिर जाएगा नीचे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या अच्छा बना है? आपका क्वेश्चन अच्छा बना है कि डेंटिन पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट और इनामेल से मिलकर बना होता है, और इनामेल हमारे शरीर का हार्डेस्ट पार्ट या सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, हो गया। चलो, कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड होता है PM मोदी जी। मोदी जी पहले तो अपना नाम लिखो, यहाँ पे नाम लिखो, मोदी जी हटा दो, नाम लिखो। ठीक है, तो ये आपका माउथ में, मैंने पहला लिखा माउथ, और माउथ में दांत वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है, दांत वाला भाग आपका कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद आपको लिखना है माउथ में मैम दूसरा पार्ट क्या होता है? दूसरा पार्ट हमारा टंग, जीभ, टंग होती है, जीभ। ठीक है, टंग से देखो, टंग आपकी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। क्यों होती है टंग इतनी फ्लेक्सिबल? क्योंकि टंग इज ए मस्कुलर। अच्छा मैम हम जा रहे हैं जुम्मा पढ़ने। अच्छा ठीक है, ओके तारीफ जी, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए, आराम से जाइए, बिल्कुल जाइए। आधा घंटे का जो है वो कोई बात नहीं, बाद में आप पढ़ लीजिएगा, जब भी क्लास आप रिवाइज करें तब आप देख लीजिएगा, आप आराम से जाइए, जुम्मा पढ़िए, बिल्कुल। ठीक है, देखो टंग इतनी फ्लेक्सिबल क्यों होती है? क्योंकि मैम टंग जो है वो एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। टंग इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन, हिंदी में इसको कहा जाता है मांसपेशीय अंग। मतलब क्या हो गया? ऐसा ऑर्गन जिसमें सिर्फ मसल्स होती हैं, ऐसा ऑर्गन जिसमें सिर्फ मसल्स, मांसपेशियां होती हैं, उस ऑर्गन को मस्कुलर ऑर्गन नाम देते हैं। तो आपकी टंग में ना कार्टिलेज होती है, ना कोई हड्डी होती है, ना कोई रिब पसली होती है।
तो सिर्फ क्या होता है आपके टंग के अंदर मसल्स, और ऐसा ऑर्गन जिसके अंदर मसल्स होते हैं वो हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए आपका टंग जो क्या है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। देखो जीभ में कोई हड्डी नहीं है, बट जीभ को ये गले वाली हड्डी पकड़ के रखती है, इसको बोलते हैं थ्रोट बोन या इसको बोलते हैं हायोड बोन। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि गले वाली हड्डी का नाम बताओ, थ्रोट वाली हड्डी का नाम बताओ, या उस हड्डी का नाम बताओ जो आपकी जीभ को स्ट्रेंथ देती है, जीभ को पकड़ के रखती है। अगर आपने किसी इंसान को यहाँ पे मारा, उस इंसान की हायोड बोन टूट गई या हायोड बोन टूट जाएगी तो उस इंसान की जीभ है वो बाहर आके गिर जाती है, देखा होगा आपने बहुत बार। ठीक है, तो हायोड बोन क्या करती है, हमारी जीभ को मजबूती देती है। पर याद रखना है जीभ में कोई भी हड्डी, कैल्शियम फॉस्फेट नहीं होता है, फॉस्फोरस होता है थोड़ा बहुत, सुरजीत प्रसाद जी थोड़ा सा वो होता है, फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम फॉस्फेट आपकी हड्डियों में होता है, यहाँ नहीं होता, दांतों में नहीं होता है। तो याद रखना है जीभ में कोई हड्डी नहीं है, बट जीभ को गले वाली हड्डी जो होती है ये वाली वो पकड़ के रखती है, जिसको हायोड बोलते हैं हम। नेक्स्ट जो टंग है वो एक सेंसरी ऑर्गन है। हाँ जी, अभी बताया था मैम आपने, सेंसरी ऑर्गन में नाम भी लिखा था। और टंग को कंट्रोल कौन सा ब्रेन कर रहा था, थैलेमस। ऐसे आप चीजों को लिंक किया करें, है ना। थैलेमस सेंसरी ऑर्गन जिसको बोलते हैं संवेदी अंग। अब टंग सेंसरी ऑर्गन क्यों होता है, क्योंकि मैम टंग टेस्ट का सेंस देता है हमें, है ना, टेस्ट का सेंस देता है। अब क्यों देता है, क्योंकि टंग के ऊपर होती है टेस्टिंग बड। जो टंग है, ये जो टंग है जीभ, उसमें आपकी मसल्स हैं, ये बहुत सारी मसल्स हैं। तो इसमें से जो ये मसल्स हैं वो टेस्टिंग बड की तरह काम करती हैं, आपको टेस्ट देने वाली शाखाओं के अकॉर्डिंग काम करती हैं। कैसे, तो देखो ये आपका टंग, ये आपकी जीभ ज्यादा बड़ी होगी, इतनी बड़ी नहीं, इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, है ना। माउथ कैविटी, पूरन सैनी जी इसका आंसर है माउथ कैविटी। ठीक है, तो ये आपकी जीभ, और जीभ के सबसे आगे वाला ये जो पार्ट होता है, यहां पर कौन सी टेस्टिंग बड होती है, तो यहां पर स्वीट टेस्टिंग बड होती है, यहां पर आपको मीठा टेस्ट फील होता है। यहां पर कौन सी होती है, तो यहां पर होती है सोल्टी, नमकीन, यहां पर आपको नमकीन टेस्ट आता है। और इस वाले पार्ट में होती है सौर, खट्टे वाली, दही आपको यहाँ पर इस वाले पार्ट में खट्टा लगता है। यहाँ पर आपको खट्टी चीजें जैसे लेमन वगैरह, टमाटर वगैरह खाएंगे कभी, तो यहाँ पर फील होता है। और इस वाले पार्ट में आपको टेस्ट फील होता है बिटर, बिटर बोले तो कड़वा, जैसे कॉफी वगैरह, कड़वा टेस्ट यहाँ आता है। और सबसे एंड में यहाँ पर आपको जो टेस्ट फील होता है वो होता है प्याज वाला, अनियन, या इसको बोलते हैं गार्लिक, लहसुन, या इसको बोलते हैं जिंजर बड, जिंजर बोले तो अदरक। इसको अदरक वाली शाखाएं, इसको प्याज वाली शाखाएं, और इसको लहसुन वाली शाखाएं कहा जाता है। जो प्याज, लहसुन और अदरक में जो झंझनाहट होती है सल्फर की वजह से, तो वो कहाँ पर फील होती है, वो एकदम एंड वाले पार्ट में होती है। इसीलिए जब आप प्याज काटते हैं तो आपको आंखों में आंसू भी आते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है ये इंटरनली कनेक्ट होता है, आपकी नोज से भी, नाकों से भी पानी निकलने लग, नाक से भी पानी निकलने लग जाता है, और आंख से भी। आपके जो 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जो ये लास्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर जब प्याज की वो सल्फर की वजह से झंझनाहट लगेगी, तो उसी सल्फर की वजह से आपकी आंखों से और आपकी नाक से भी पानी आना स्टार्ट हो जाता है। सुजीत प्रसाद, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया था। कैल्शियम फॉस्फेट बोन्स में होता है, कैल्शियम कार्बोनेट आपकी, थोड़ा सा फॉस्फोरस होता है, लिख सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। हाँ, दांतों में होता है कैल्शियम फॉस्फेट, पर कैल्शियम फॉस्फेट इज नॉट करेक्ट आंसर, कैल्शियम कार्बोनेट करेक्ट आंसर होता है। क्लियर है, तो हमारी जीभ के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टेस्टिंग बर्ड्स होती हैं, तो अलग अलग टेस्ट फील होता है। ठीक है, बता देंगे आप, बिल्कुल बता देंगे मैम। आप एक काम करना, आप क्या करना, आप दही लेना, 1 चम्मच दही लेना, और दही को इस वाले पार्ट पर आप आगे वाले, जीभ के आगे वाले पार्ट पे रखना दही को। आपको टेस्ट फील ही नहीं होगा दही का, खट्टा नहीं लगेगा आपको दही। या आप आइसक्रीम लेना, इस वाले पार्ट में रखना, आपको आइसक्रीम मीठी नहीं लगेगी। यह कभी ऐसा टेस्ट सबने किया होगा शायद। हो गया, देखो अब ये जो जीभ पीछे की साइड किससे जुड़ी होती है, तो जीभ में जहां पर जीभ खत्म होती है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं साइंस में माउथ कैविटी।
ठीक है, जहां पर जीभ खत्म होती है उस पार्ट को कहा जाता है माउथ कैविटी। हिंदी में इसको कहा जाता है मुख गुहा, या इसका एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं बकल कैविटी। कभी कभी बुक्स में जो एक जरा पूछ रहा था ना, जीभ किससे जुड़ी हुई होती है, बकल कैविटी से जुड़ी हुई होती है। आपका आंसर ये, जो भी मुझसे पूछ रहे थे जीभ कहाँ कनेक्ट होती है। और इस बकल कैविटी के अंदर क्या होती है, इसके अंदर एक ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड, तो मैंने अभी लिखवाया था माउथ में कौन सी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। हिंदी में इसको बोलेंगे लारिये ग्रंथि। बकल कैविटी में ग्रंथि होती है लारिये ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड, अच्छा, आर्टिफिशियल टीथ किस कंपाउंड के बने होते हैं, ZNO, जिंक ऑक्साइड के बने होते हैं। जो भी मुझसे पूछ रहे हैं, नकली दांत जो होते हैं वो हमेशा जिंक ऑक्साइड के बने होते हैं। हाँ बिल्कुल, टीसीएस बेस्ड क्वेश्चंस ही मैं करवा रही हूँ अमित जी, बिल्कुल टीसीएस बेस्ड करवा रही हूँ। टीसीएस कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पूछती है, टीसीएस भी यहीं से ही पूछती है। साइंस हमेशा कॉमन रहनी है। आपसे पूछेगा कि टेस्ट जीभ के कौन से, जैसे आपसे पूछे बिटर टेस्ट कौन से पार्ट में फील होता है, तो आपका वो हमेशा आंसर एक ही होगा, चाहे टीसीएस पूछे, चाहे एसएससी पूछे, चाहे एफसीआई पूछे, कोई अलग कोई भी पूछे, चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पता है मार्केट में उल्लू बनाने के काम होते हैं, या क्वेश्चन टीसीएस में पूछे जाते हैं। क्यों भैया, टीसीएस ने बोला है क्या मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ फालतू की हावबाजी होती है। इन चीजों में मत पढ़ा करें, आपको सारा पढ़ना है, बेसिक से लेकर हर एक चीज पढ़नी है आपको। कोई टीसीएस का कोई ऐसा नहीं है टीसीएस के अलग से कोई क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बोलने की बातें होती हैं। अरे साइंस तो कॉमन रहेगी। मैंने बोला कि आंख के अंदर लैक्राइमल ग्लैंड होती है, वो आंसू बनाती है, तो वही ग्लैंड ही रहेगी, चाहे आपकी टीसीएस पूछे, चाहे एफसीआई पूछे, चाहे एसएससी पूछे, चाहे यूपीएससी पूछे, सेम चीज रहेगी। हाँ बस क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग होते हैं। तो आप ऐसे मत बेस्ड होकर टीचर्स के तरीके से याद करेंगे हम, नहीं, आपको सारे तरीके आने चाहिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एक एग्जाम को फोकस मत करो, एक एग्जाम से कुछ नहीं होता है। तो बिल्कुल अमित जी अपनी गलतफहमी दूर कर लो, टीसीएस कोई अलग से क्वेश्चन नहीं लेकर आता है। आप तो ऐसे बोलो कि मैम ऐसे इस तरीके से पढ़ाओ कि कोई भी एग्जाम दे हमारा क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं बस। ये टीसीएस भी फालतू की बातें होती हैं बोलने की। फिर से मत बोलना मेरी क्लास में। जो नकली दांत होते हैं, जो आर्टिफिशियल टीथ होते हैं, जब आपके दांत टूट जाते हैं, आप जो नकली दांत बनवाते हैं वो बनते हैं जिंक ऑक्साइड के, जिंक ऑक्साइड से। हो गए? देखो, तो जहां पर मैम हमारी टंग खत्म होती है तो इस वाले पार्ट को यहां पर बोलते हैं हम बकल कैविटी। और बकल कैविटी में एक ग्रंथि होती है, कौन सी, सलाइवरी ग्लैंड, लारिये ग्रंथि। और लारिये ग्रंथि क्या बनाती है, सलाइवा। अब सलाइवा तो आप समझते ही हैं, लार, जो गुलाब जामुन को देख के आपकी टपकती रहती है ना टपक जाती है ना बहुत बार गुलाब जामुन रसगुल्ले को देखकर, तो वही लार, लार। अब पहला क्वेश्चन आता है कि सलाइवा का पीएच कितना होता है। सलाइवा का पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन 6.8 होता है। पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। और सलाइवा में क्या होती है, तो सलाइवा में दो चीजें होती हैं। लार में क्या होता है, तो लार में एक तो होता है पानी, कितना परसेंट, तो ऑलमोस्ट 95% आपकी लार में पानी पानी होता है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा सलाइवा के अंदर होता है एंजाइम। एंजाइम कौन सा एंजाइम होता है, तो आपको यहां पर नाम याद रखना है। जो सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, या उसको ऑब्लिक लगा के आपको उसका एक और भी नाम याद रखना है, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। टाइलिन एमाइलेज एंजाइम मैंने लिखा है पी से, बट मैंने बोला है टी से। ठीक है, लारिये एमाइलेज को हिंदी में कहा जाता है लारिये एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज को, और इसको हिंदी में बोलेंगे टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। तो आपको याद रखना है कि लार में मैम दो चीजें हैं, एक तो लार में पानी होता है कितना परसेंट, ऑलमोस्ट 95%। उसके बाद लार में एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, या हम उसको क्या बोल सकते हैं, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। अब यहां से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, इस सलाइवरी एमाइलेज या इस टाइलिन एमाइलेज के अंदर होते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स सेम नाम हिंदी में है, लाइसोसोम। और आपने स्कूल में पढ़ा था लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है। आप तो बस ये याद रखो, क्या याद रखोगे आप, कि इस लाइसोसोम का काम क्या होता है, ये हमारी सलाइवा, हमारी लार के अंदर होता है।
जब कभी हम खराब खाना खा गए, खराब खाने का मतलब क्या है, आपने ऐसा खाना खा लिया जिसके अंदर कोई बैक्टीरिया कोई वायरस आ गया, तो उस बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम कौन करता है? लाइसोसोम्स। क्वेश्चन आता है लाइसोसोम हमारी बॉडी में किस ऑर्गन के पास होता है? तो लाइसोसोम हमारे बॉडी में टाइलिन एमाइलेज या सलाइवा के अंदर होते हैं। इसका काम क्या होता है? तो मैम बाहर से जो भी कोई हार्मफुल चीज आती है हमारे मुंह में, जैसे आपने कोई भी चीज खा ली, हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस खा गए, आपको पता नहीं था तो वो खा गए, तो ये लाइसोसोम उसको मार देता है बैक्टीरिया वायरस को। तो ये कहाँ होते हैं? हमारे सलाइवा में। तो मैम 95% में पानी होता है और 5% में क्या होते हैं? एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? सलाइवरी एमाइलेज, उसका दूसरा नाम क्या है? टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। टाइलिन एमाइलेज, हाँ ये 6.8 है तो ये स्लाइटली एसिडिक नेचर में हो गया, बिल्कुल एसिडिक हो गया। ये क्या बताऊं मैं, 6.8 एसिडिक होता है। अब मैम एंजाइम का काम तो डाइजेशन करवाता होता है, और हमने डाइजेशन में कितने पार्टिकल्स खाए? 3, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। तो ये सलाइवा में जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है, ये क्या करता है? जितनी भी आपने कार्बोहाइड्रेट खाई हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होती हैं? तो मैम जो हमने शुगर्स खाई हैं, जैसे राइस, चपाती, फ्रूट, स्वीट, मिठाई, इन सब कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। ऑलमोस्ट 70% कार्बोहाइड्रेट को किसकी फॉर्म में ले आता है? ग्लूकोज की फॉर्म में ले आता है। ये आपको याद रखना है, मैंने इसको स्टार किया है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले कौन से फूड पार्टिकल का डाइजेशन होता है? आपको आंसर क्या देना है? कार्बोहाइड्रेट, शुगर या शर्कराओं का। किस में? ग्लूकोज में। कितना परसेंट? ऑलमोस्ट 70%। कभी कभी बुक्स में लिखा होता है 60 to 70%, वो भी आंसर सही कर सकते हैं। अब मुझे बताओ माउथ में कौन से, हमने कितने पार्टिकल्स खाए? 3, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स। सबसे पहले किसका डाइजेशन हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। माउथ में कौन से फूड पार्टिकल का डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट। किस में? ग्लूकोज में। कितना परसेंट? 70%। कौन से फूड पार्टिकल का डाइजेशन माउथ में नहीं हुआ? प्रोटीन, फैट। यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए यही रीजन होता है कि जो एथलीट्स होते हैं या जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, तो वो उनको जब इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है तो वो क्या खाते हैं? या तो वो फ्रूट खाएंगे, या वो शुगर लेंगे, या वो कार्बोहाइड्रेट लेंगे। क्यों? क्योंकि मैम सबसे पहले डाइजेशन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। और सबसे पहले एनर्जी भी किससे मिल जाती है? कार्बोहाइड्रेट से। इसीलिए कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इंस्टेंट एनर्जी लेने के लिए हम कौन से फूड पार्टिकल्स लेते हैं? तो आपको आंसर क्या देना है? कार्बोहाइड्रेट के। आप देखो कैसे क्वेश्चन बनेंगे। माउथ में जहां पर जीभ खत्म होती है उस पार्ट को क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। बकल कैविटी में या माउथ कैविटी में, मुख गुहा में कौन सी ग्लैंड होती है? लारीय ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड। क्या बनाती है? सलाइवा। सलाइवा का पीएच 6.8। सलाइवा में कितनी चीजें? 2। पानी कितना परसेंट? 95। एंजाइम कितने परसेंट में? 5। कौन सा एंजाइम? या तो सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एमाइलेज। उसके अंदर क्या होते हैं? लाइसोसोम्स। या लाइसोसोम्स क्या करते हैं? मैम खाने के साथ अगर कोई बैक्टीरिया वायरस खा गए उसको डाइजेशन करना, ठीक है। उसके बाद ये जो सलाइवरी एमाइलेज है उनका काम क्या होता है? शर्कराओं का पाचन करना। किस में? ग्लूकोज में। कितना परसेंट? 70%। ये आपका माउथ वाला पार्ट एकदम कंप्लीट, पूरा का पूरा, टीथ टंग दोनों कंप्लीट। मैम पीडीएफ हिंदी में कब मिलेगा? मिल जाएगा जी, अभी थोड़ी देर जाने के बाद, क्लास के बाद मैं अपलोड करवा दूंगी, कोई इश्यू नहीं है। इंग्लिश में करवा दिया, हिंदी में भी करवा दूंगी। और एक बच्चा पूछ रहा है मैम ब्लड का पीएच कितना होता है? तो ब्लड का पीएच होता है 7.4। स्लाइटली बेसिक प्लस एल्केलाइन नेचर का होता है ब्लड। ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे भी आपको, अच्छे से बता देंगे। इतना आपको माउथ में पढ़ना था, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बताइए मुझे, फूड कहाँ जाएगा माउथ के बाद? तो माउथ के बाद तो मैम हमारे फूड पाइप में जाएगा, क्योंकि आपने फ्लो चार्ट में क्या बनाया था? फूड पाइप। तो 2 नंबर, 1 नंबर माउथ, 2 नंबर पे क्या लिखा मैंने? फूड पाइप। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आहार नलिका या भोजन वाली नलिका। सबसे पहला क्वेश्चन आता है
कि फूड पाइप की लेंथ कितनी होती है। जो भोजन वाली नलिका होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, और इस फूड पाइप का काम क्या होता है, जो आपने माउथ में खाना खाया है, अब कुछ तो जिसमें पच गया मतलब कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, जो नहीं पचा वो कौन कौन सा, प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो इसका काम होता है माउथ के खाने को कहाँ ट्रांसफर करना, स्टमक में, पेट में। तो आपको आंसर लिखना है इसका, कभी भी क्वेश्चन आए फूड पाइप का काम क्या, तो आपको लिखना है ट्रांसफर फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। यह पचित या अपचित भोजन को मुंह से लेकर पेट तक छोड़ती है, मुख से लेकर पेट तक छोड़ती है। आप देखो माउथ जो पाइप वाला होता है, गले वाला पार्ट, उसमें आपकी 2 पाइप होती है। कौन कौन सी, एक होती है आपकी फूड पाइप, ध्यान से सुनना आंसर इसका। गले वाले पार्ट में 2 पाइप होती है, इन दोनों पाइप के ऊपर एक ढक्कन बना हुआ होता है, एक स्विच लगा हुआ होता है। इधर वाला जो पाइप है ये होता है आपका विंड पाइप। विंड का मतलब होता है श्वास नली का, ये होता है आपका श्वास वाली नली, सांस लेने वाली नली का। ठीक है, और सांस नली ऊपर किससे कनेक्ट होती है, तो सांस कहां से लेते हैं, नोज से। और इस नोज से सांस लेने का मतलब क्या है, एयर लेना, एयर लेना है ना। और नीचे किस ऑर्गन तक ट्रांसफर करना, फेफड़ों तक, फेफड़ों तक क्या, एयर। ऐसे नोज से आप एयर ले रहे हैं, वो एयर कहाँ आ रही है, फेफड़ों के पास ऐसे जा रही है। इधर वाला जो पाइप है वो कौन सा होता है, तो ये फूड पाइप होता है। और फूड पाइप किससे कनेक्ट होता है, तो मैम फूड पाइप तो माउथ से कनेक्ट होता है। फूड पाइप भोजन वाली नलिका, भोजन वाली नलिका, भोजन नली। और खाना आपने कहाँ से खाया, माउथ से। और खाना ये कहाँ ट्रांसफर करती है, तो मैम अभी आपने बताया स्टमक में ट्रांसफर करती है। स्टमक जिसको हम पेट या उदर कहते हैं। इन दोनों पाइप के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है, जो ढक्कन का मतलब समझते हैं, कैप। कैप क्या होता है, ऑन ऑफ होता रहता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इस स्विच को, इसको स्विच बोलते हैं, ऑन ऑफ जो होता है, इसका नाम होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस हिंदी में इसको कंठ लिखा हुआ होता है, बहुत सारी बुक्स में कंठ जो होता है वो वॉइस बॉक्स होता है, वो अलग होता है, नहीं ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है एपिग्लोटिस को हिंदी में बोलते हैं घाटी का ढक्कन, घाटी का ढक्कन। अब मैम इसको ढक्कन क्यों बोला है, इसको स्विच क्यों बोला है, क्योंकि ये ऑन ऑफ होता रहता है। कैसे, अच्छा ये होता है क्या है, मेम्ब्रेन होती है, इतनी पतली मेम्ब्रेन होती है, जो एयर आएगी तो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे होता रहता है। ठीक है, जब आप खाना खा रहे हैं तो ये पूरा का पूरा ढक्कन यहां से ऐसे हो जाता है। ठीक है, यहां से खाना आया चला गया, किस पाइप में, फूड पाइप में। फूड पाइप से होता हुआ कहाँ चला गया, तो स्टमक में चला गया। क्लियर है। अब खाना नहीं खा रहे हैं तो ये वाली मेम्ब्रेन ज्यादा की साइड किधर की साइड झुकी हुई है, इस साइड। यहां से एयर आ रही है, कहाँ जा रही है, फेफड़ों के पास। अब क्या होता है, आपने सुना होगा कि कोई इंसान खाना खा रहा था, तो खाना खाते खाते वो जोर से बोल दिया, जोर से हंस दिया, तो उसके चावल का दाना या खाने का कोई भी पार्टिकल श्वास नली में चला गया, इंसान मर गया। क्यों चला जाता है, क्योंकि मान लो जब आप खाना खा रहे हैं तो हल्का सा ये मेम्ब्रेन, हल्की सी मेम्ब्रेन होती है मसल्स की, जो इतनी पतली है जिससे एयर आ जा सकती है। ठीक है, तो आप खाना खा रहे थे, खाना ऐसे आ रहा था, एकदम से आप हंस दिए, प्रेशर लगा, प्रेशर लग के फूड पार्टिकल्स कहाँ आ गए, विंड पाइप में आ गए, श्वास नली में आ गए। और श्वास नली में मान लो यहाँ अटक गया चावल का दाना या कुछ भी, तो किसका रास्ता ब्लॉक हो गया, एयर का। मतलब हमारे फेफड़ों तक एयर नहीं गई, एयर नहीं गई मतलब हमारे फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं गया, और इंसान को उसी टाइम पर हार्ट अटैक आ जाता है ऑक्सीजन की कमी से, और इंसान की डेथ हो जाती है, और इंसान की डेथ हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि फूड पाइप और जो विंड पाइप है उसके ऊपर जो कैप लगा हुआ होता है उसका नाम क्या होता है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस नाम होता है, बता देंगे। ठीक है, इसीलिए खाना खाते टाइम पर ना बात करनी चाहिए, ना बोलनी चाहिए।
आराम से खाना खाना चाहिए। मैम फुल डाइजेस्टिव पाइप कितने, अच्छा मतलब आप सुजीत प्रसाद जी आप ऐसे भी बोलिए कि फुल एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है। टोटल जो एलिमेंट्री कैनाल है माउथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन एनस तक की उसकी लेंथ होती है 9 मीटर। 9 मीटर सुजीत प्रसाद जी आपका आंसर ये है। ठीक है, तो मैम इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, जो स्विच की तरह काम करता है। खाना खा रहे हैं तो ज्यादा किस साइड है? मैम कुछ कहना था, बोलिए कुछ, क्या कहना था? हाँ, मुंह से भी सांस ले सकते हैं, ले तो रहे मुंह से भी सांस। जल्दी बोलिए क्या कहना था, कोई बच्चा कुछ बोलना चाह रहा था मुझसे, जल्दी बोलिए। ठीक है, तो अब खाना कहाँ आ गया? स्टमक में। तो 3 नंबर पे ऑर्गन क्या लिखूं मैं अब? स्टमक, जिसको हम क्या बोलेंगे? अमाशय। स्टमक। क्या बोलना चाहते हो बच्चा, बोलो, कुछ तो बोलना चाहते हो आप, क्या बोलना चाहते हो जल्दी बताओ। अमाशय, इसको अमाशय, उसको पेट, इसको उदर, तीनों बात में से कुछ भी बोला जा सकता है। कौन बोलना चाहता है? संत कुमार बलवेंसी। हाँ जी, आप क्या बोलना चाहते हैं मुझसे पूछिए। मैम कुछ कहना था, प्लीज कहिए क्या कहना चाहते हैं। सुजीत प्रसाद जी आपका आंसर मैं दे चुकी हूँ, 9 मीटर। एलिमेंट्री कैनाल जो पूरा होता है वो 9 मीटर का होता है। चलो करें अब स्टार्ट, नेक्स्ट वापिस से स्टार्ट करें। स्टमक में, तो माउथ का खाना कहाँ आ गया? फूड पाइप में। फूड पाइप ने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? स्टमक में, पेट में ट्रांसफर कर दिया। पेट में 1 से 1.5 घंटे खाना एज इट इज पड़ा रहता है, कुछ भी नहीं होता है। हाँ मैम, ऑइसोफेगस की लेंथ कम या ज्यादा थोड़ी बहुत कुछ सेंटीमीटर में हाइट पे वेरी कर सकती है। कुछ किसी बंदे की हाइट ज्यादा है तो थोड़ा बहुत 22, 23, 25, 27 सेंटीमीटर हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है अमित जी, ठीक है। चलो, तो अब खाना कहाँ आ गया? स्टमक में। तो स्टमक में आधे से 1 घंटे खाना एज इट इज पड़ा रहता है, कुछ नहीं होता है उसका, कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है, कोई डाइजेशन नहीं होता है। उसके बाद आधे से 1 घंटे खाना आने के बाद अपने जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल लेकर जाते हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि जो आपकी इनवॉलेंट्री रिएक्शंस होती हैं, डाइजेशन वगैरह, इनको कौन सा ब्रेन कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लोंगाटा। जैसे ही हमारे स्टमक में खाना आया, आधे से 1 घंटे खाना एज इट इज पड़ा रहता है, देन हमारे न्यूरॉन्स मेडुला ओब्लोंगाटा के पास सिग्नल लेकर जाते हैं और हमारा जो ब्रेन मेडुला ओब्लोंगाटा है वो रिस्पॉन्स देता है किसको? न्यूरॉन को। और न्यूरॉन क्या करेंगे? न्यूरॉन आकर इस जवाब को दे देते हैं किसको? गैस्ट्रिक ग्लैंड को, कि भाई खाना आ चुका है गैस्ट्रिक ग्लैंड, अब अपना एंजाइम बनाने लग जाओ, अब जो भी खाने को पचाना स्टार्ट कर दो। तो स्टमक में कौन सी ग्लैंड होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको क्या कहा जाता है? अमाशय ग्रंथियां कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि स्टमक वाली ग्लैंड को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और जैसे ही खाना आएगा तो गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीजें बनाना स्टार्ट कर देंगे। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की लेयर्स हैं उनमें 3 चीजें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। क्या क्या? तो सबसे पहला 1 नंबर पे एक एसिड बनाती हैं। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 2 नंबर पे एक एंजाइम बनाती हैं, कौन सा? पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। और 3 नंबर पे एक और एंजाइम बनाती हैं जिसका नाम होता है रेनिन एंजाइम। ये आपकी स्टमक में 3 चीजें बनती हैं। ये एक एसिड है, एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये दोनों एंजाइम्स होते हैं। ये 3 चीज बनना स्टार्ट हो गई कहां पर? आपके स्टमक में। कौन कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं मैम प्लीज हमारे साइंस स्पेशल का बैच भी परचेज किया है, एनटीपीसी भी किया है, तो जो साइंस स्पेशल में हो गए वो एनटीपीसी में ना करवाएं, अलग चैप्टर करवाएं। ठीक है, तो इसके बाद मैं वही चैप्टर करवाऊंगी जो वहां पर नहीं हुए। ठीक है संत कुमार जी, आप ये बात बोलना चाहते थे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो चलने दो, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होगा जो वहां नहीं करवाया होगा वो यहाँ पर पहले कंप्लीट करवा दूंगी। कोई बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है,
तो हमारे स्टमक में जो ग्लैंड है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड कितनी चीज बनाएंगी, 3 चीज बनाएंगी। ठीक है, अब यहां से अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी 5 से 7 मिनट मेरे पास है, आप जो भी डाउट है, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी आप मुझसे प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अभी मेरे पास 5-7 मिनट है, 1:06 हुआ है, फिर अगली क्लास में यहीं से स्टमक से वापिस स्टार्ट करेंगे। जल्दी से मुझे बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, जो भी कोई प्रॉब्लम है बेटा, जैसे भी PDF से रिलेटेड या कुछ भी